हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच उड़ान गोट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल चैप्टर अप। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, या फिर अगर नॉर्मली एक शब्द में मैं आपको बताऊं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो यह है रिप्रोडक्शन। एक ऐसा चैप्टर जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा चैप्टर जिसका हर बायोलॉजी स्टूडेंट इंतजार करता है। हालांकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ भयंकर है नहीं, लेकिन फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं कि सर इसको समझना तो काफी आसान होगा। एंड ट्रस्ट मी, इसको समझना आसान और इंटरेस्टिंग दोनों है। यहां पर इट इज अ वेरी 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 स्कोरिंग चैप्टर। इसको समझना, इसको याद रखना, इसमें एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना इज सुप्रीमली इजी। बस क्लास में जितना कंटेंट आपको पढ़ाया जाए उतना कंटेंट मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें वैसे भी हाथ से लिखकर पढ़ाता हूं। तो आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं और उनको रिवाइज करने के लिए आप जो है अपनी कॉपी के नोट्स को एक बार देखिए एंड यू आर एग्जाम रेडी। एकदम एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सुस्वागतम, वेलकम टू दिस सेशन। क्या हालचाल है सभी के? क्या हम इस सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं? एक बार फटाफट बताइए, एक बार झटपट फटफट बता डालो इन द चैट सेक्शन, क्या एनर्जी फुल है? एंड इफ यस तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश हो जाए इन द चैट सेक्शन। और अगर आप लोगों ने कंट्रोल चैप्टर को पढ़ लिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया है तो एक बार थम्स अप दे डालो या लाल कलर का दिल दे डालो। यस, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आपका डन हो चुका है, इतना काम अगर आपने कर लिया है तो एक बार फटाफट चैट सेक्शन में मुझे बताइए। यस, जोश हाई है, क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त, हम लोग 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। सबसे बड़ा जो आपका चैप्टर था वो था लाइफ प्रोसेसेस, हम लोग अच्छे तरीके से उसको डिकोड कर चुके हैं इन 9 लेक्चर्स। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस हमको लेनी पड़ी, 2 एक्स्ट्रा क्लासेस हमने इस वीक लगाई एंड हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी पूरा हो चुका है। अब आपकी वैकेशन चल रही है तो टेक्निकली आज भी हमारी क्लास नहीं थी, बट काफी सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं। उनका कहना था कि सर फटाफट थोड़ा सा सिलेबस करवा दीजिए, एटलीस्ट रिप्रोडक्शन यूनिट तक हमारा काम करवा दीजिए। दैट्स वाई मैं ये एक्स्ट्रा सेशन ले रहा हूं, जिससे कि आप थोड़ा चिंता मुक्त हो पाए, आपका सिलेबस ऑन ट्रैक आ पाए। यस, तो आओ मेरे भाई, हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। मुझे सबसे पहले यह बताओ, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? हाँ कि ना भाई, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? इज इट अ लाइफ प्रोसेस? क्या अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो मर जाओगे? सोच के बताओ। अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं अपनी सांस को रोकूंगा तो मेरी पक्का डेथ हो जाएगी, अगर मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा तो मैं पक्का मर जाऊंगा, अगर मैं एक्सक्रीशन करना बंद कर दूंगा मैं पक्का मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं भी करता तो भी मेरी मौत नहीं होगी। यानी रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन का जिंदा रहने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस ना भी करें तो भी उनकी मौत नहीं होगी, है ना। यू कैन डाई वर्जिन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। तो पहली बात तो ये क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम अलग पढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ चुके होते। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं। एंड आपको यह भी पता होगा कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। यानी रिप्रोडक्शन करते टाइम काफी सारी एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती है, काफी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिप्रोडक्शन के जनरल प्रोसेस को समझें इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो एक मेल जो है सबसे पहले काफी सारे स्पर्म्स बनाता है, गैमीट्स बनाता है। उन गैमीट्स को बनाने के लिए, करोड़ों सेल्स को बनाने के लिए आपको खूब सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब एक बार में एक मेल इजैक्यूलेट करता है, यानी अगर एक मेल अपनी बॉडी से स्पर्म को बाहर निकालता है, तो पता है कितने सारे स्पर्म एक बार में बाहर निकलते हैं? 300 से 400 मिलियन, यानी 30 से 40 करोड़ स्पर्म्स एक बार में एक मेल अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। 30 से 40 करोड़ सेल्स एक बार में बाहर निकल रहे हैं। इन सेल्स को बनाने के लिए एनर्जी तो खर्च हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। अगर फीमेल की बात करें तो उसमें भी गैमीट बनता है, जिसको हम ओवम कहते हैं। फिर ये जो मोटाइल स्पर्म है, ये तैरते 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 आपके ओवम के पास पहुंचते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट के मिलन से बनता है जाइगोट।
फिर ये जो जाइगोट है एक सेल से 2 सेल बनाता है, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं, 8 से 16 सेल बनते हैं, 16 से 32 सेल बनते हैं, और ऐसे करते करते फीमेल जो है अपने गर्भ में एक पूरे के पूरे बच्चे को तैयार कर लेती है। एंड ये जो पीरियड होता है ये ऑलमोस्ट 9 महीने का पीरियड होता है। उसके बाद एक फीमेल जो है एक नए बच्चे को जन्म देती है। तो क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है? एंड क्या मेरे दोस्त ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है? क्या इसमें खूब सारी एनर्जी निकली? सर बिल्कुल, यानी आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तो पहली बात तो ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। खूब सारी एनर्जी भी इस प्रोसेस में लगती है। गुरुजी यहां एनर्जी भी खर्च हो रही है और ये एक लाइफ प्रोसेस भी नहीं है, यानी कि जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी हम क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? तो हमें नहीं करना चाहिए रिप्रोड्यूस, क्योंकि यहां तो हमारी एनर्जी भी खत्म हो रही है, एज वेल एज यहां पर ये एक लाइफ प्रोसेस भी नहीं है, फिर हम क्यों रिप्रोड्यूस किए जा रहे हैं? तो यहां पे आपका एक सवाल आता है, व्हाई डू वी रिप्रोड्यूस? क्यों हम रिप्रोड्यूस करते हैं? व्हाई डू वी रिप्रोड्यूस? तो इसका जो जवाब है ये बहुत सिंपल सा है मेरे दोस्त, आराम से सोचेगा। व्हाई डू वी रिप्रोड्यूस? हम रिप्रोड्यूस इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। मैं कह रहा हूं भैया, मेरे जो दादाजी थे ये भी आम खाया करते थे, मेरे जो पापा हैं ये भी आम खाते हैं, और मैं जो हूं आपके सामने खड़ा हूं मैं भी आम खाता हूं। पर क्या दादाजी अलग पेड़ से आम खाते होंगे? क्या पिताजी अलग पेड़ से आम खाते होंगे और मैं अलग पेड़ के आम खा रहा हूं? बिल्कुल। तो मेरे भाई दादाजी ने पापा को जन्म दिया, पापा ने मुझे जन्म दिया, एंड सो ऑन। इस पेड़ से कोई और आम का पेड़ बना होगा, इस आम के पेड़ से कोई और आम का पेड़ बना होगा। तो आम के पेड़ की भी जनरेशन चली हुई आ रही है, और दादाजी जो है उनकी जनरेशन भी चली हुई आ रही है। तो हजारों सालों से ना इस अर्थ पे ह्यूमंस खत्म हुए हैं और ना इस अर्थ पे आम के पेड़ खत्म हुए हैं। क्यों? क्योंकि आम के पेड़ भी लगातार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नए नए पेड़ बनते जा रहे हैं, एंड ह्यूमंस भी लगातार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नए नए ह्यूमंस बनते जा रहे हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, ना ह्यूमन खत्म हो रहे हैं, ना आम के पेड़ खत्म हो रहे हैं। अगर समझ लो मैं रिप्रोड्यूस करना बंद कर दूं, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, अगर मैं आगे बच्चे पैदा ना करूं, क्या मेरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं रिप्रोड्यूस करता हूं, अगर मेरे कुछ बच्चे होते हैं, वो आगे चल के और बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनके बच्चे आगे चल के और बच्चे पैदा करेंगे, और ह्यूमन स्पीसीज जो है ये चलती रहेगी। तो हम लोग क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? जिससे हम खुद जैसे और प्राणी इस धरती के ऊपर ला सके। तो हम क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? व्हाई डू वी रिप्रोड्यूस? वी रिप्रोड्यूस to make more organisms of our species, more organisms of our species, so that our species can continue on earth. Our species can कंटिन्यू ऑन अर्थ। इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे हमारी स्पीसीज जो है आगे बढ़ती रहे, इसीलिए हम नए नए बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो हम लोग नए नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। एक बार खोपड़ी पे लगाओ मेरे भाई नारियल का तेल और घुस जाओ इस शब्द में, रिप्रोडक्शन में। री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, बार बार, निरंतर। एंड प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस का मतलब होता है टू जनरेट, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को बनाना। टू प्रोड्यूस और टू जनरेट, यानी आप बार 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 किसी चीज को जनरेट कर रहे हो। और मेरे भाई हम किस चीज को जनरेट कर रहे हैं? खुद जैसे और ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर रहे हैं, इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो अगर आप रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर आप लिख सकते हो, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which organisms can produce more organisms of their species, produce more organisms of their species, यानी of their kind। एक जैसे ऑर्गेनिज्म हम लोग पैदा करते हैं, है ना, ऑफ देयर काइंड या ऑफ देयर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल आपने कहावत सुनी होगी, अब तो आप हिंदी पढ़ते होंगे, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, हिंदी सब्जेक्ट आपका मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। आपने कहावत सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए।
सबने सुना होगा कि अगर बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल ही बनेगा, आम की गुठली अगर आपने जमीन में डाली है तो आम ही बनेगा, चने का बीज अगर आपने जमीन में डाला है तो चने का प्लांट ही बनेगा, अगर ह्यूमंस आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो ह्यूमन ही बच्चा बनेगा, अगर हाथी आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाथी का बच्चा ही बनेगा, अगर गधे आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो गधे का बच्चा ही बनेगा। जाहिर सी बात है, जिस स्पीसीज के पेरेंट होंगे, जैसे प्राणी होंगे पेरेंट्स, वैसा ही प्राणी तो बच्चा बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक बेगेट्स लाइक। इसे हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ लाइक बेगेट्स लाइक, यानी एक जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। यानी आप यहां कह सकते हैं कि एलिफेंट विल गिव राइज टू बेबी एलिफेंट, एलिफेंट विल गिव राइज टू बेबी एलिफेंट। हाथी का बच्चा ही कहलाएगा। यस, वो हाथी जैसा ही दिखेगा, है ना। ह्यूमन विल गिव राइज टू ह्यूमन बेबी, ह्यूमन जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो ह्यूमन बेबी ही बनेगा, विल गिव राइज टू ह्यूमन बेबी। ये भी एकदम करेक्ट बात है। यस, इसे हम लाइक बेगेट्स लाइक कहते हैं। यानी मेरे भाई, आपका जैसा पेरेंट होगा सेम वैसा ही आपका बच्चा होगा, जैसा आपका पेरेंट होगा वैसा ही आपका बच्चा होगा। दे विल बी अलाइक। तो हाथी का बच्चा जो है ये भी हाथी जैसा ही दिखेगा, एंड ह्यूमन का बच्चा जो है ये ह्यूमन जैसा दिखेगा। यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की है। आराम से सुनने की कोशिश करिए कि हमने क्या जाना। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। हमने ये कहा कि अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपकी मौत नहीं हो जाएगी, यू कैन स्टिल सर्वाइव, आप जिंदा रहोगे, आप काम करते रहोगे। तो रिप्रोडक्शन जो है ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिंदा रहने के लिए मैंडेटरी है कि हर कोई रिप्रोड्यूस करे, ना भी करे तो कोई बात नहीं है, काम चल जाता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी भी खर्च होती है। अगर मेरे भाई ये जिंदा रहने के लिए जरूरी प्रोसेस नहीं है और एनर्जी भी इसमें काफी सारी यूज होती है, वेस्ट होती है, फिर भी हम क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? हम इसीलिए रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और प्राणी भी इस अर्थ के ऊपर बने रहें और निरंतर ग्रो करते रहें। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप खुद जैसे प्राणी तैयार करते हो जो कि इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकें। तो एक एलिफेंट जो है ये एलिफेंट के बच्चे को ही गिव राइज करेगा, एक ह्यूमन जो है ये ह्यूमन बेबी को ही गिव राइज करेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए मेरे दोस्त। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, एक बार झटपट बताइए कि यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है या नहीं। अब मेरे दोस्त हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर हम चलेंगे। अभी तो हम जनरल बातें कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो है मेरे भाई सिंपल सी बात है, नाम के अंदर घुस जाओ। री का मतलब होता है बार बार यानी अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना यानी किसी चीज को तैयार करना, किसी चीज को बनाना। तो आप बार बार अगर खुद जैसे और ऑर्गेनिजम्स तैयार कर रही हो, खुद जैसे और ऑर्गेनिजम्स बना रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। करेक्ट? यहां तक की बात सेट है मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया। अब देखिए हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। अब सेल डिवीजन समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे भाई जब सेल डिवाइड करता है, जब नए नए सेल्स बनते हैं, तो आपके जो नए नए सेल्स बने हैं ना, उसमें एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो फॉलो होता है। राइट? हम उस प्रोसेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, दैट हाउ डज सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। हम ये बात जानने वाले हैं। करेक्ट? तो सेल डिवीजन कैसे होता है? सेल डिवीजन मतलब एक सेल से दो सेल बनना। तो यहां पर क्या हुआ, ये एक पेरेंट सेल था, ये क्या है? ये एक पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल के अंदर क्या है? इस पेरेंट सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इस पेरेंट सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है मेरे भाई? इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए होता है। यस गुरुजी, इसके अंदर हमारा डीएनए होता है। हम लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है। तो ये जो आपने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है? आपका पेरेंट सेल है। ये मेन सेल है जिसको हम लोग डिवाइड करवाना चाहते हैं। अगर ये आपका पेरेंट सेल है तो इस पेरेंट सेल को हमने क्या किया? डिवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये सेल ग्रो भी करता है, और जब ये सेल ग्रो करेगा तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अगर ये ग्रो होगा तो सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई? यहां पर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और इस न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान आपका ये जो डीएनए है ये भी अपनी कॉपीज बना लेता है, क्योंकि हर न्यूक्लियस में एक एक डीएनए की कॉपी आएगी। तो जितना यहां पर डीएनए था, इसका डीएनए डबल हो जाएगा, जितने यहां पर न्यूक्लियस थे इनका नंबर भी डबल हो जाएगा। तो आप यहां क्या कह सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस हुआ होगा? यहां पर आप क्या कह सकते हैं, कौन सा प्रोसेस हुआ होगा? यहां डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है मेरे दोस्त, यानी डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है।
रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना यानी कॉपीज बनाना। रेप्लिका बनाना यानी कॉपीज बनाना, यानी डीएनए जो था इसकी कॉपीज बन गई है। करेक्ट, इसकी कॉपीज बनी है। अब क्या होता है, कई बार डीएनए जैसा होता है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, यानी यहां जो डीएनए था सेम टू सेम वैसा ही यहां पर आ गया, तो आप कहते हैं कि यहां बन गई है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। एंड अगर नीचे आप देखेंगे तो यहां हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ गया हो, इस डीएनए में हल्की फुल्की वेरिएशन आ गई हो, थोड़ा बहुत कोई चेंज आ गया हो, तो इसे आप क्या कह सकते हैं? डीएनए कॉपी विच इज अ बिट चेंज्ड। तो आप कह सकते हैं डीएनए हैज गॉट सम वेरिएशंस। डीएनए जो है इसमें कुछ वेरिएशंस आ गई। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। तो डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो कुछ चुटुर पुटुर से चेंजेस, कुछ माइनर चेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं। तो यहां पर जो है आपके वेरिएशन या चेंजेस आपको देखने को मिले। वेरिएशन या चेंजेस आपको देखने को मिले। करेक्ट। अब क्या है, ये सेल और बढ़िया तरीके से डिवाइड करेगा। एक सेल से हमें दो सेल बनाने थे, तो यहां पर क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। ये आपका सेल नंबर 1, ये आपका सेल नंबर 2, ये दो सेल बन गए। इस दो सेल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये दो न्यूक्लियस भेज दिए। एक न्यूक्लियस इसमें भेज दिया, एक न्यूक्लियस इसमें भेज दिया। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, डीएनए को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपका डीएनए यहां चला गया जो कि एज इट इज था, और ये डीएनए यहां पर चला गया जो कि क्या था, थोड़ा सा वेरिएशन लेकर बैठा हुआ था। तो ये डीएनए आपका यहां पर चला गया। क्या ये आपके दोनों सेल्स बन गए हैं? बिल्कुल बन गए हैं। इसे हम कहते हैं डॉटर सेल 1। पेरेंट सेल की दो बिटियां हैं। सर डॉटर सेल क्यों कहा, सन सेल क्यों नहीं? भाई डॉटर सेल जो है शुरू से नॉमेनक्लेचर नाम चला आ रहा है, तो यहां पर दो बिटियां बन गई हैं, डॉटर सेल 1 एंड आपका डॉटर सेल 2। नॉमेनक्लेचर का ही पार्ट है। जैसे जब आप हार्ट पढ़ते हो तो हार्ट में बंडल ऑफ हिस आता है ना, तो लड़कियों ने तो नहीं कहा कि सर बंडल ऑफ हिस क्यों आया, बंडल ऑफ हर क्यों नहीं आया, है ना? तो हर जगह क्रांतिकारी नहीं बनना होता है। यहाँ पे डॉटर सेल बोलते हैं, नाम दिया गया है, शुरू से यही नाम चलता आ रहा है, तो इसी नाम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के दौरान मेरे भाई जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ गई, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ गई। अब ये जो वेरिएशन है या ये जो डिफरेंसेस हैं, यही हमें बेहतर बनाती हैं, यही हमें इवॉल्व करने में हेल्प करती हैं। यानी हम लोग अगर एक जैसे रह जाएंगे, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अगर एक जैसे रह जाएंगे, तो विद्वान कौन बनेगा? सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे ना हर चीज में ही। मेरे भाई आपने एक एड देखी होगी, वो एड है डेटॉल की एड, है ना? डेटॉल में कहा जाता है मेरे भाई कि ये बड़ा करके हमने आपको डायग्राम दिखाया है, यहां कई सारे आपके कुलबुलाते कीटाणु थे। डेटॉल ने इन सबको मार दिया, 99.9% कीटाणु को मार दिया, एक कुलबुलाता कीड़ा फिर भी जिंदा बच गया। क्यों? क्योंकि डिफरेंट था, तभी तो जिंदा बच गया। भाई अगर सारे एक जैसे होते तो ये भी लपेटा जाता, ये भी निपटा दिया जाता ना, डेटॉल जो है सबको साफ कर देता। लेकिन फिर भी एक कुलबुलाता कीड़ा क्यों बच गया? क्योंकि मेरे भाई इट इज डिफरेंट, इसके अंदर वेरिएशन थी। तो कई बार आपके अंदर ये जो वेरिएशंस आती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं अडेप्ट करने में, ये हेल्प करती हैं आपको जिंदा रखने में, मजबूत रखने में और हार्श कंडीशन से लड़ने में। यानी कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जो बहुत गर्मी में भी नहीं मरते। कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं, जो बहुत ठंडी में नहीं मरते। कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेशर को झेल जाते हैं, जो हाई प्रेशर में नहीं मरते। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं, इनको डिफरेंट कौन बना रहा है, बाकी नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग कौन बना रहा है? इनका डीएनए, जिसमें वेरिएशन आ चुकी है। तो वेरिएशन अच्छी भी हो सकती हैं, आपको इवॉल्व करने में भी हेल्प करा सकती हैं। तो यही बात आप थ्योरी के फॉर्मेट में चाहो तो यहां पर लिख लो कि भैया ये जो वेरिएशन है, ये कोई बेफिजूल वेरिएशन नहीं है, बहुत काम की वेरिएशन है। आप कह सकते हो दीज वेरिएशंस इन डीएनए हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट and to evolve. Therefore, organisms can survive better. Organisms can survive
बेटर। ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे तरीके से जिंदा रह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशन। तो ये वेरिएशन जो है इन्हें कहा जाता है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। जब आपके अंदर चेंजेस आएंगे तभी आप इवॉल्व कर पाओगे, तभी आप बेटर बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ऐसे भी बैक्टीरिया है जो कि बहुत गर्मी में सरवाइव कर सकते हैं, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो ये हीट रेजिस्टेंट क्यों बना, इसका डीएनए जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर वेरिएशन है। कोल्ड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, कोल्ड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है ये भी आपका ठंड में सरवाइव कर सकता है क्योंकि इसका डीएनए भी काफी डिफरेंट है। तो आपने देखा कैसे डीएनए रेप्लिकेशन में होने वाले कुछ चेंजेस जो हैं ये आपको बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन हुई यानी एक सेल से दो सेल बने, सेल डिवीजन हुई यानी एक सेल से दो सेल बने। तो ये आपका एक सेल है जिसे हमने पेरेंट सेल कहा। इस पेरेंट सेल में एक न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए पाया जा रहा है, पूरा का पूरा सेल आपका यहां पर है। तो यहां पर देखो मेरे भाई, सबसे पहले जो न्यूक्लियस था इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बन गए, और जो डीएनए था वो यहां पर भी आ गया, एक कॉपी आपकी यहां पर आ गई। ये जो कॉपी है इसमें थोड़े चेंजेस हैं, ये कॉपी एज इट इज है, तो ये जो एज इट इज कॉपी थी यहां पर चली गई, ये जो चेंजेस वाली कॉपी थी आपकी यहां पर आ गई। यानी ये जो सेल है थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसका डीएनए ही चेंज है, और ये वाला जो आपका सेल है ये एज इट इज सेम टू सेम होगा। अब जो सेल है इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए थोड़ी होता है, इसमें तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, तो ये भी आपके रेप्लिकेट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपके रेप्लिकेट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। सेल की बची खुची जितनी चीजें हैं ऑर्गेनेल्स, वो भी आपको यहां पर डिवाइड होती हुई दिखाई दे जाती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डीएनए तो हमें दो डॉटर सेल में बांटना ही है। ये जो ऑर्गेनेल्स थी जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सारी चीजें भी हम लोग क्या करते हैं, बांट रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? यानी अगर मैं थोड़ा और कंसोलिडेट कर दूं, मैंने आपको कहा कि यहां पर आपका एक सेल है जिसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। ये जो पेरेंट सेल है इसका एक न्यूक्लियस है। अगर मुझे इस पेरेंट सेल के दो टुकड़े करने हैं, दो डॉटर सेल्स बनानी है मुझे, तो दोनों डॉटर सेल में मुझे न्यूक्लियस भेजना होगा, डीएनए भेजना होगा। तो मैं इस डीएनए की दो कॉपीज बना लेता हूं, एक डॉटर सेल में दे दूंगा, एक दूसरे डॉटर सेल में दे दूंगा, एक न्यूक्लियस एक डॉटर सेल में दे दूंगा, एक न्यूक्लियस दूसरे डॉटर सेल में दे दूंगा, और फिर इस सेल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा। तो ऊपर वाला जो टुकड़ा है भैया, इसमें भी ऑर्गेनेल चली गई, डीएनए और न्यूक्लियस चला गया, ऑर्गेनेल चली गई, डीएनए और न्यूक्लियस चला गया। नीचे वाले टुकड़े में भी आपकी ऑर्गेनेल चली गई, डीएनए और न्यूक्लियस चला गया, ऑर्गेनेल चली गई, डीएनए और न्यूक्लियस चला गया। सेम टू सेम कंडीशन आपको देखने को मिली। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई? यहां तक की बात बताइए मेरे भाई, इतनी बात क्या मेरे सभी भाइयों बहनों को समझ में आई? झटपट बताओ, फटफट बताओ एक बार, या इन द चैट सेक्शन। यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ी? शुरू में थोड़ा सा बोरिंग है ये चैप्टर क्योंकि आपको फंडामेंटल समझाने पड़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है, लेकिन एक बार आप टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे आ जाओगे तो आपको काफी आसान लगेगा ये। तो हमने सोचा कि एक क्लास लेकर के सबसे पहले बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग खत्म कर देते हैं। इसके बाद जब आप मेन मुद्दे पे आओगे, मेन टॉपिक पे आओगे, तो आपको काफी आसानी महसूस होगी, आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत ही हल्का चैप्टर है। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि क्या चल रहा है दुनियादारी में, लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इसके बाद तो भाई हलवा हो जाता है चैप्टर। ठीक है, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा, वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मेरे भाई, वेरिएशंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब जानते हो कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन जो है ये आपके सेल में अलग अलग काम करते हैं। तो आपको जो है प्रोटीन बनाने होते हैं डीएनए से, आपको प्रोटीन बनाने होते हैं डीएनए से। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या बना लेता हूं, एक नॉर्मल डीएनए बना लेता हूं, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में बनाया था। यह आपका नॉर्मल डीएनए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, यह आपका नॉर्मल डीएनए। अगर यह नॉर्मल डीएनए आरएनए बनाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहां पर डीएनए से क्या बना, नॉर्मल आरएनए बना। फिर आरएनए से हम लोग क्या बना देंगे, आरएनए से गुरुजी हम लोग बना देंगे प्रोटीन। आरएनए से गुरुजी हम लोग क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, प्रोटीन बना देंगे। राइट, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। क्या यही बात होगी? यस गुरुजी, यही बात होगी। तो ये प्रोटीन जो है दे विल वर्क इन आवर सेल, ये जो प्रोटीन है दे विल वर्क इन आवर सेल
नॉर्मल डीएनए है तो दे विल डू नॉर्मल वर्क इन आवर सेल। हमारे सेल में ये काम कर रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के काम कर रहे होंगे, हमारी हेल्प कर रहे होंगे सरवाइव करने में। लेकिन अगर समझ लो मेरे भाई ये डीएनए आपका थोड़ा सा बदल जाता है, जैसा कि हमने वेरिएशन वाले डीएनए की शक्ल बनाई थी, बीच बीच में से इसको लालम लाल कर दिया था, तो समझ लो भैया डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए, डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए, यहां चेंजेस आ गए। तो ये क्या है? डीएनए विद वेरिएशन। ये क्या है? डीएनए विद वेरिएशन। यानी अब ये आपका नॉर्मल नहीं रहा, ये आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें आपकी वेरिएशन आई, डीएनए में वेरिएशन आ गई। अगर डीएनए में वेरिएशन आ गई तो इस डीएनए से जब मैं आरएनए बनाऊंगा, क्या इस आरएनए में भी वेरिएशन आ जाएगी? क्या ये आरएनए भी थोड़ा बीच में से लाल आपको दिखाई देगा? यस गुरुजी, ये आरएनए भी बीच बीच में से थोड़ा सा चेंज्ड दिखाई देगा मुझे। तो आरएनए भी आपका बदला हुआ आपको मिला, आरएनए भी बदला हुआ आपको मिला। एंड मेरे दोस्त इसके बाद जब आप प्रोटीन बनाएंगे तो क्या ये प्रोटीन भी आपको बदला हुआ दिखाई देगा? यस गुरुजी, ये प्रोटीन जो है ये भी आपको बदला हुआ दिखाई देगा, इसमें भी कोई ना कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको बदला हुआ दिखाई देगा। तो दिस इज बेसिकली प्रोटीन, दिस इज बेसिकली प्रोटीन। एंड ये जो प्रोटीन है ये अलग बना है, सो दिस विल बिहेव डिफरेंटली, दिस विल बिहेव डिफरेंटली and do new work, and do new work in our cell। हमारे सेल में अब थोड़ा नया काम भी होगा, थोड़ा अलग काम भी होगा, जो कि हमें बेहतर बनाएगा। यस, तो यही बात हमको जाननी थी। तो डीएनए से आरएनए जब बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहां पर हुई है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहां पर हुई है। यहां पर आपका डीएनए नॉर्मल था, जिसमें कोई भी चेंज नहीं था, कोई भी बदलाव नहीं था, तो यहां पर नॉर्मल ही प्रोटीन बने। लेकिन अगर यहां पर कोई नया डीएनए बनता है तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीन भी थोड़ा सा नया बनाएगा, आपके सेल में नए नए काम होने लग जाएंगे, न्यू फंक्शंस होने लग जाएंगे, तो आपका सेल भी क्या कर जाएगा? अडेप्ट कर जाएगा, बेहतर बन जाएगा। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका सेल भी क्या हो जाएगा? इवॉल्व हो जाएगा। सो देयरफॉर आप कहते हैं जो वेरिएशंस हैं, these are very important for evolution, these variations are very important for evolution। अगर आपको इवॉल्व करना है, टाइम के साथ बेहतर बनना है, तो आपके लिए ये जो वेरिएशंस हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, सिंस इस वजह से आपका सर्वाइवल बढ़ता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर वेरिएशन आ रही है तो उसका सर्वाइवल बढ़ेगा, वो ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा। एंड मेरे दोस्त उसके साथ साथ ये बेटर भी बनता है, अडेप्टेशन भी आती है इसमें, बेटर भी बन जाता है। करेक्ट? इतनी बात सबको समझ में आई? यानी मैंने आपको बताया था मेरे भाई, आराम से लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। मैंने आपको बताया था कि ये जो डीएनए है इसकी जब मैं कॉपीज बना रहा हूं तो डीएनए की कॉपी नॉर्मल भी बन सकती है, जैसा ये डीएनए था 100% वैसा डीएनए भी बन सकता है, और जैसा ये डीएनए था इससे थोड़ा बहुत चेंज्ड डीएनए भी बन सकता है। अगर एज इट इज वैसा ही डीएनए बना है जैसा कि पेरेंट में था तो भैया कोई खास वेरिएशन नहीं आई। लेकिन थोड़ा बहुत अगर चेंज आ गया है, थोड़ी बहुत अगर वेरिएशन आ गई है, तो डीएनए में अगर आप चेंज कर रहे हो तो भाई बाकी जगह भी तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ना। तो अगर डीएनए में आपने चेंज कर दिया तो डीएनए से आरएनए बनता है, इसमें भी चेंज आ जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसमें भी चेंज आ जाएगा। तो आपकी बॉडी में जो काम कर रहे हैं प्रोटीन्स, इनमें भी तो थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा ना, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। करेक्ट सर, एकदम देखने को मिलेगा। यहां तक की बात क्लियर है? फटाफट बताओ। यस, यहां तक की बात क्लियर है? एक बार पोल कंडक्ट करा देता हूं मैं, काफी स्टूडेंट कह रहे हैं सर पोल करा दीजिए। एक बार अगर यहां तक की बातें सभी लोगों को क्लियर है, एक बार हेड्सअप दे दो। और जिन लोगों को क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट रह गया है, बेसिक से बेसिक लेवल का भी डाउट रह गया है, आज हमारा पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, बेसिक से बेसिक फंडामेंटल भी डाउट अगर रह गया है मेरे भाई, एक बार फटाफट रीसेंट डाउट में अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिए। अभी मैं थोड़ी देर में एक और स्लाइड हमारी रहती है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस की, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। एंड देन मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगा। एक बार फटाफट अप वोट कर दीजिए अगर सारी चीजें समझ में आई। कोई डाउट रह गया है तो डाउन वोट कर दीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए रीसेंट डाउट कॉलम में। एक बार फटाफट बताइए यहां तक की बातें आपको चमकी या नहीं? यस, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अभी आपने यस तो लिख दिया है पर वो यस यहां पर रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो एक बार सभी लोग अब वोट कर दीजिए। मैं जानता हूं यार आपकी छुट्टी चल रही है, मैंने आपको परेशान कर दिया है, आई एम रियली सॉरी, बट सिलेबस टाइम पे कराना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब हम नेक्स्ट वीक से अपनी यूजुअल क्लास टाइमिंग पे ही चीजें किया करेंगे, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा रहता है टाइम, है ना, कुछ बच्चों के एग्जाम्स है, उनके साथ दगाबाजी नहीं कर सकते। आरुष भाई लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कभी आपके शहर में आएंगे तो पक्का आपसे मुलाकात होगी, तो मुझे याद दिलाना कि आपने एक बार क्लास में कमेंट किया था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए लेट्स चेक द रिजल्ट्स। लगभग 90% लोगों को समझ में आ गया है, और थोड़ा और बच्चों को समझ में आ जाएगा। अभी एक और बार जब मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें रिपीट कराऊंगा तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है, और वो छोटा सा टॉपिक है द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैं नीचे हेडिंग लिख रहा हूं क्योंकि मैं हूं एक छोटू आदमी, तो मैं नीचे हेडिंग लिख रहा हूं और उसके बाद मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं आप खुद बताइए, आप तो जीनियस लोग हो, ज्ञानी लोग हो, मुझे फटाफट बताओ कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होंगे। आपने अभी तक जो सुने हैं बचपन से लेकर के अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है बायोलॉजी के अंदर, आपने जो टाइप्स पढ़े हैं सेम वही 2 टाइप्स आपको आज भी जानने को मिलेंगे। बता दो वो टाइप कौन से हैं, कौन से कलर के 2 टाइप हैं, बता दो ना सभी बच्चे, एक बार बताइए कि ये रिप्रोडक्शन के टाइप आए। हमारा टी का डंडा तो नीचे ही छूट गया है, दोबारा से इसको कॉपी करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, अब क्या आया है बताओ भैया, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हो जाएंगे, कौन से हैं 2 महान टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। गुरुजी असेक्सुअल और सेक्सुअल बच्चा बच्चा जानता है ना। तो पहला जो रिप्रोडक्शन है इसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो है ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा जो है ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। दूसरा जो है ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बस इसमें से ए हटा दो, ये हो जाएगा क्या आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में आखिर फर्क क्या है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये एक बार जो है आप देख लीजिए। ए का मतलब होता है एब्सेंट, है ना। तो यहां पर क्या है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स नहीं देखने को मिल रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है, ये दोनों जो है आपस में आके फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, यानी गैमेट बन रहे हैं और गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। यहां पर क्या होता है, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, तो आप कहते हैं दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज, दिस रिप्रोडक्शन इज, दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज, किसी ने खिड़की खटखटाई थी पर कोई भाग गया है खिड़की खटखटा के। दिस रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन क्या होता है गुरुजी, यूनि का मतलब होता है 1 एंड पेरेंटल का मतलब होता है क्या, पेरेंट। इसका मतलब यहां पर ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है यहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो बच्चा बनाने में क्या उसी पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, कोई और पेरेंट तो है ही नहीं, 2 पेरेंट नहीं है भाई, एक ही पेरेंट है, वही कंट्रीब्यूट करके पूरा बच्चा बना रहा है। तो ये जो बच्चा है ये तो एक ही पेरेंट पे जाएगा ना, 100% कंटेंट एक ही पेरेंट से आ रहा है, तो बच्चा जो है 100% पेरेंट जैसा ही दिखेगा। तो आप यहां पर कहते हैं कि दिस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट, दिस रिप्रोडक्शन involves only 1 parent and therefore progeny यानी बच्चे जो हैं looks 100% similar to the parent। एक ही पेरेंट है तो उसी पे बच्चा एज इट इज चला जाएगा, उसी जैसा बच्चा 100% आपका दिखाई देगा, 100% एक ही पेरेंट जैसा आपका बच्चा दिखाई देगा। तो इस बच्चे को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो प्रोजेनी जो है इट इज कॉल्ड एज क्लोन, प्रोजेनी इज कॉल्ड क्लोन। इस प्रोजेनी को क्लोन कहा जाता है, बच्चा जो है 100% अपने पेरेंट पे गया है, इसे क्लोन कहा गया। यहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, यहां पर कोई गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं हुआ, सो नो गैमेटिक फ्यूजन टुक प्लेस। कोई गैमेट आपके आसपास आकर के फ्यूज नहीं किए हैं, नो गैमेट फ्यूजन
टुक प्लेस। कोई भी आपका गैमीट फ्यूजन नहीं हुआ है, कोई गैमीट फ्यूजन नहीं हुआ है, तो कोई जाइगोट नहीं बना होगा। नो जाइगोट फॉर्म्ड, नो जाइगोट फॉर्म्ड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे भाई? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा में क्या होता है? अमीबा में होता है गुरुजी आपका फिजन। अमीबा में होता है फिजन। अमीबा कैसा दिखाई देता है गुरुजी? अमीबा जो है एक इर्रेगुलर सा ऑर्गेनिज्म है जो कुछ ऐसा ऐसा सा दिखाई देता है। अब ये जो अमीबा है यह आपका सीधा सीधा क्या होता है? दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फिजन कहते हैं, इसे हम टुकड़े होना कहते हैं, चीथड़े उड़ना कहते हैं। यह आपका क्या हो गया? फिजन हो गया। फिजन यानी फट जाना। तो एक अमीबा जो है इसने फट के दो नए अमीबा बना दिए हैं, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाय का मतलब होता है दो, यानी एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। अगली स्लाइड में मैं बाइनरी फिजन आपको और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अमीबा ने यहां पर क्या किया? अपने दो टुकड़े कर लिए, कोई गैमीट नहीं बनाया, कोई जाइगोट नहीं बनाया, सीधा सीधा जो एक अमीबा था इसने दो अमीबा बना लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट अमीबा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट अमीबा। और इनको हम लोग क्या कहेंगे भैया? डॉटर अमीबा। जैसे अभी पेरेंट सेल और डॉटर सेल लिखवाए थे, यहां पर पेरेंट अमीबा के बाद इसे क्या लिख देंगे? डॉटर अमीबा लिख देंगे। सिंपल सी बात है। करेक्ट है गुरुजी? एकदम करेक्ट है। यह है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। अगर भैया दो पेरेंट इन्वॉल्व है तो दोनों पेरेंट्स के जो गुण हैं वो आपस में मिल जाएंगे। भाई मम्मी का गैमेट अलग है ओवम, फादर साहब का गैमेट अलग है स्पर्म, ये दोनों मिल करके एक जाइगोट बना रहे हैं और उस जाइगोट के डेवलपमेंट से आप तैयार हुए हो। यानी मेरे भाई आपके अंदर मदर का भी कंट्रीब्यूशन है, फादर का भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मेरे भाई यहां पर अगर आप देखो एक ही पेरेंट था जिससे दोनों बच्चे तैयार हो गए। अब एक ही पेरेंट है तो बच्चा इसी पेरेंट पे जाएगा, दो पेरेंट तो है नहीं। आपने देखा होगा कोई भी नया छोटा बेबी जब पैदा होता है तो रिश्तेदार आकर के बोलते हैं इसकी नाक तो मामा पे गई है, इसकी आंखें तो मौसी पे गई हैं, इसका माथा जो है पिताजी जैसा है, इसके होंठ जो है माताजी जैसे हैं। तो अल्टीमेटली बताया जाता है ना कि कहां से बच्चे का कौन सा फीचर आया होगा। ऐसा लोग बकैती करते हैं आके छोटे बच्चे के साथ, है ना। छोटा बच्चा वो तो बोल नहीं सकता, वरना बोल के ही भगा देता, बोला भाग यहां से हट। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त? एक ही पेरेंट पे बच्चे जाएंगे, दूसरा पेरेंट तो है नहीं। तो ये जो बच्चे हैं एक ही पेरेंट से आए हैं तो इसी जैसे दिखेंगे। तो दे आर 100% सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है। इन बच्चों को क्लोन कहा जाता है। जैसा ये पेरेंट वैसे ही ये बच्चे बन गए हैं 100%। इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्लोन मतलब रेप्लिका बनना, कॉपी बनना। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक एक्टर होता है तो एक दूसरा जो है उसका क्लोन बन के आ जाता है। एक्टर जैसा ही दिखता है, एक्टर जैसी ही बातें करता है, एक्टर के घर में रॉबरी करने आता है एक्टर जैसी शक्ल और भेष बना करके। तो ये जो है मेरे दोस्त, ये दोनों के दोनों आपके पेरेंट जैसे ही तो दिखाई देंगे, है ना। सो दे आर क्लोन ऑफ देयर ओन पेरेंट्स। ये क्लोन है, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका उल्टा कर दो, यहां एक पेरेंट इन्वॉल्व है, यहां दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। सो हियर two parents are involved. Two parents are involved. दो पेरेंट इन्वॉल्व है और दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो इनके गैमेट्स फ्यूज होने से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो आप कह सकते हैं हियर गैमेटिक फ्यूजन अकर, हियर गैमेटिक फ्यूजन अकर and zygote formation takes place, and zygote formation takes place। यहां गैमेट भी फ्यूज होंगे एंड आपका जाइगोट जो है ये भी आपका क्या होगा? बन जाएगा। एंड अगर जाइगोट बना है और दो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा जो होगा वो ना 100% मम्मी जैसा दिखाई देगा, ना 100% पापा जैसा। मेरे भाई मुझे ये बताओ, आपकी जो शक्ल है क्या वो 100% मम्मी जैसी दिखाई देती है या 100% पापा जैसी दिखाई देती है? या आपके अगर और भी भाई बहन है तो क्या आपकी शक्ल 100% अपने भाई बहन जैसी दिखाई देती है? भाई अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विन हो तो अलग बात है। अगर आप और आपकी दीदी और आपके भैया अलग अलग टाइम पर पैदा हुए हैं तो क्या आपकी शक्ल सेम मिलेगी आपके भाई बहन जैसी? नहीं सर, आप शक्ल सेम नहीं मिल पाएगी, है ना। तो सेम पेरेंट के बच्चे होने के बावजूद भी आपकी शक्ल अलग है, बहन की शक्ल अलग है, भाई की शक्ल अलग है और आप सबकी शक्ल मम्मी पापा से भी अलग है क्योंकि आपके अंदर वेरिएशंस आई हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहां तो जो बच्चा है 100% अपने पेरेंट जैसा ही है, लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो मम्मी पापा के कैरेक्टर्स मिक्स हो जा रहे हैं।
तो बच्चे की शक्ल जो है वो नई बन रही है, अलग बन रही है, एंड देयरफॉर यहां पर वेरिएशन आती है। तो आप कह सकते हो हियर द प्रोजेनी do not 100% resemble, do not 100% resemble two parents and therefore variations occur। तो बताओ कौन सी रिप्रोडक्शन बढ़िया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन सी रिप्रोडक्शन बढ़िया? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन का क्या रोल है आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में। वेरिएशंस है तो आप ज्यादा सर्वाइव कर पाओगे, आप ज्यादा बेटर बन पाओगे। तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया है? अगर आप 100% सिमिलर दिखते हो अपने पेरेंट्स से, ये चीज बढ़िया है, या आपके अंदर अगर वेरिएशंस आ रहे हैं तो ये चीज बढ़िया है? खुद बताओ सर। अगर हमारे अंदर वेरिएशन आ रही हैं तो ये चीज ज्यादा बढ़िया है ना। तो अगर वेरिएशन आ रही हैं तो आप कह सकते हैं दैट यू विल इवॉल्व बेटर, that you will evolve better, you will adapt better। ज्यादा बेटर इवॉल्व करोगे, ज्यादा बेटर अडेप्ट करोगे, ज्यादा बेटर सर्वाइव कर पाओगे। सिंपल सी बात है। इसीलिए ज्यादा बेटर कौन है? आपकी सेक्सुअल। अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हो, अगर आप बेहतर ऑर्गेनिज्म बनना चाहते हो तो सेक्सुअल इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करना चाहते हो तो असेक्सुअल इज बेटर, क्योंकि असेक्सुअल में इतनी मेहनत नहीं लगती, इतना टाइम नहीं लगता। असेक्सुअल चीजें जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाती हैं, जैसे कि अमीबा है, झटपट फुचुक करके 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ह्यूमंस वगैरह जो हैं ये आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। ह्यूमंस वगैरह जो हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं अपनी उंगली काट करके जमीन में डाल दूं तो क्या नया विपिन शर्मा बन जाएगा? नहीं बनेगा। अगर आप अपनी उंगली काट दो, फॉर एग्जांपल यहां पर दिशांत है, दिशांत भाई अगर अपनी उंगली काट करके जमीन में डाल दे तो क्या नए दिशांत भैया तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे। दीप्ति अगर अपनी उंगली काट के जमीन में डाल देंगे तो क्या नई दीप्ति बन जाएंगी? नहीं बनेगी। हम लोग असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। हमारी बॉडी का कोई भी छोटा टुकड़ा जो है पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट नहीं कर सकता, हमें सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जानबूझ के हमें जो है कुदरत ने ये ताकत दी है कि आप सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स है, हमें इवोल्यूशन की ज्यादा जरूरत है, हमें अडेप्टेशन की ज्यादा जरूरत है। हम बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये अडेप्ट करें, बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारें। भाई अमीबा 1 से 2 हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, 4 से 8 हो सकता है, 8 से 16 हो सकता है। एक दिन में करोड़ों अमीबा तैयार हो सकते हैं। लेकिन क्या एक दिन में एक इंसान करोड़ों ह्यूमन बीइंग तैयार कर सकता है? मुझे अगर बोला जाए कि एक दिन में बच्चा पैदा करके दिखाओ तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। देयर इज अ लिमिट टू इट, कि भाई एक बच्चा पैदा करने में एवरेज 1 साल तो लगेगी आपको, बिल्कुल लगेगी, है ना। अब वो जो बच्चा पैदा हुआ है इतने टाइम के बाद, और एक इंसान कितने बच्चे पैदा कर रहा है आजकल? तो 1 चाइल्ड नॉर्म है, 2 चाइल्ड नॉर्म है, 1-2 से ज्यादा कोई बच्चे पैदा भी नहीं कर रहा। अब हम ये तो चाहेंगे ना कि वो जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं, वो जो एक बच्चा हमारा पैदा हुआ है, वो अच्छे से अडेप्ट करे, अच्छे से सर्वाइव करे इस अर्थ के ऊपर, बेहतर काम करे, रोनाल्डो मौशी बने। हम भी तो चाहते हैं कि मेरे भाई हमारा बच्चा जो है आगे बढ़े लाइफ में, तो कम से कम वो तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पैदा हुआ हो, वो तो कम से कम आपका बेहतर वेरिएशंस लेकर के आया हो। इसीलिए ये जो है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बेटर मानी जाती है, इसमें अडेप्टेशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है। यहां तक की बातें सबको समझ में आई? यहां तक की बातें आपको समझ में आई? यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मोनोजाइगोटिक क्या होता है? मोनोजाइगोटिक, नाम के अंदर घुसो मेरे दोस्त। मोनोजाइगोटिक, मोनो मतलब एक, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, मेल और फीमेल गैमीट का मिलन हुआ, एक जाइगोट बना। अब ये जाइगोट जब डिवाइड करता है तो 2 सेल बन जाते हैं। अब ये दोनों सेल जो है ये नए नए बच्चे बनाने लग जाते हैं। तो दोनों सेम ही जाइगोट से बने हुए सेल हैं। अब ये बच्चे बनाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, अब बच्चे बनेंगे तो ये भी सेम सेम से बनेंगे। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन हमेशा एक जैसे दिखते हैं, है ना, बहुत लंबे टाइम तक जो है वो एक जैसे दिख रहे होते हैं। करेक्ट, यस। आइए, यहां तक की बात सबको समझ में आई? अभी हम टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां तक की बातें अगर सबको समझ में आ गई, एक बार थम्स अप दे देना इन द वोट टाइप पोल, एक बार थम्स अप दे दो अगर यहां तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। फटाफट बताइए। प्रोजेनी का मतलब भास्कर भैया, प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चे, यानी नेक्स्ट जनरेशन। यानी आपके मम्मी पापा अगर पेरेंट्स हैं तो आप कौन हुए? उनकी प्रोजेनी। आप इसे प्रोजेनी भी कह सकते हो, ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो, या नेक्स्ट जनरेशन भी कह सकते हो। जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो।
यानी मैं अपने मम्मी पापा की क्या हूं, नेक्स्ट जनरेशन हूं, मैं उनकी प्रोजेनी भी हूं, मैं उनका ऑफ स्प्रिंग भी हूं, यानी मैं उनका बच्चा हूं। सिंपल हिंदी भाषा में अगर मैं कहूं तो प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चा, सिंपल। यस, आओ मेरे दोस्त, एक बार वोट दे दो एंड उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाकर सिर्फ ये सीखा है कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, सिर्फ इतनी ही बातें हमने सीखी हैं। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं गए हैं, अभी हम डेप्थ में जाएंगे, अभी हम बड़ी बातचीत करेंगे इंडस्ट्री के लोगों से। लगभग 95% पे कॉलम आ चुका है ना। सबसे पहले जो है आपका 90% था, अब 95 हो गया। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब हम आ जाते हैं हमारे पहले टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जिसका नाम है फिजन। और फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है बेसिकली फट जाना। फिजन का मतलब क्या होता है, फट जाना। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये फट जाते हैं, है ना। कितने टुकड़ों में फट रहे हैं और कैसे फट रहे हैं ये आपको जानना है, किस फॉर्मेट में फट रहे हैं ये आपको जानना है। तो फिजन जो है ये आपकी कैसी हो सकती है, बाइनरी फिजन हो सकती है। सबसे पहले लिखो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ, अभी आपको अमीबा में बताया था कि बाइनरी फिजन होती है। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है दो, और फिजन का मतलब फट जाना, यानी यहां पर एक ऑर्गेनिज्म जो है क्या उसके फट के दो टुकड़े हो जाएंगे। यस, क्या वहां पर डिवीजन हो जाएगी, बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स and makes two cells, and makes two cells। एक सेल जो है आपका डिवाइड होकर जब दो सेल बना दे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो एग्जांपल है आपका बाइनरी फिजन का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमीबा, ये आपका हो जाएगा मिस्टर अमीबा। तो अमीबा बना दो भैया, यहां पर आप एक अमीबा बना दो, ये आपका अमीबा है, करेक्ट, और ये इस अमीबा का न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ मेरे भाई, अब क्या हुआ, ये जो अमीबा है ये आपका क्या करेगा, ये आपका डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा। इस अमीबा में दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, करेक्ट, एकदम ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त ये जो अमीबा है इसके चीथड़े उड़ जाएंगे, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। किसी भी प्लेन में आप टुकड़े कर सकते हो, ऐसे मैंने टुकड़े कर दिए, कोई खास प्लेन नहीं है, कैसे भी इसके दो टुकड़े कर सकते हो। तो दो अमीबा आपको देखने को मिले, ये आपको दो अमीबा देखने को मिले, और ये आपके दो अमीबा तैयार हो गए। यस, तो यहां पर कोई अच्छा खासा प्लेन नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अमीबा सिर्फ ऐसे खड़े प्लेन पे डिवाइड करेगा या ऐसे लेटे हुए प्लेन पे डिवाइड करेगा। कैसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी 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 कर सकता है, कैसे भी अमीबा आपका डिवाइड कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेन ओरिएंटेशन, नो स्पेसिफिक प्लेन ओरिएंटेशन। ये प्लेन कैसा भी हो सकता है, किसी भी एक्सिस पे आप काट सकते हो, किसी भी तरीके से आप जो है इस पर्टिकुलर अमीबा को दो टुकड़ों में काट सकते हो, कैसे भी लाइन बना के इस अमीबा को आप दो टुकड़ों में काट सकते हो। कोई स्पेसिफिक प्लेन ओरिएंटेशन नहीं है। यह आपका पहला एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो दूसरा एग्जांपल हो जाता है मेरा कौन, मिस्टर पैरामीशियम। और ये जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम कहलाता है स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पैरामीशियम कहलाता है स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी इसकी शक्ल जो है ये चप्पल जैसी होती है ना। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि चप्पल जैसा दिखाई देता है, तो इसकी शक्ल हम लोग बना लेते हैं, है ना। ये महान जो पैरामीशियम है इसकी शक्ल आपकी हवाई चप्पल जैसी दिखाई देती है, कुछ ऐसी शक्ल इसकी दिखाई देती है। दिस इज योर पैरामीशियम। इस पैरामीशियम में एक खास चीज होती है कि इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यह है आपका एक बड़ा न्यूक्लियस, यह है आपका एक छोटा न्यूक्लियस। अब ये जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम जो है डिवाइड करता है, ये पैरामीशियम डिवाइड करता है। तो इसमें सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर जाते हैं, बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा। अब बताओ, आप इस पैरामीशियम को इस तरीके से अगर काट रहे हो कि बड़ा छोटा न्यूक्लियस आपके दो पैरामीशियम्स में आए, तो आप कैसे काटोगे, ऐसे काटोगे। सर अगर मैं पैरामीशियम को ऐसे काटता हूं तो ऊपर भी एक बड़ा न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस, नीचे भी एक बड़ा न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस। अगर मैं पैरामीशियम को ऐसे काट देता हूं मेरे भाई, तो एक पैरामीशियम में दोनों बड़े न्यूक्लियस आ गए, एक में दोनों के दोनों छोटे। तो क्या ये बात करेक्ट हो जाएगी? नहीं सर, ये वाले प्लेन तो नहीं काट पाएंगे हम, ये तो गलत हो जाएगा, दो बराबर टुकड़े नहीं हो पाएंगे।
ऐसे अगर मैं काट रहा हूं तो ऊपर भी एक बड़ा छोटा न्यूक्लियस, नीचे भी एक बड़ा छोटा न्यूक्लियस, ऐसे मैं काट सकता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने ऐसे ही इनको काटा एंड अल्टीमेटली मुझे दो पैरामीशियम देखने को मिले, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों के दोनों पैरामीशियम मुझे देखने को मिले, एक में एक बड़ा न्यूक्लियस पहुंच गया, एक छोटा न्यूक्लियस, और दूसरे में भी एक बड़ा न्यूक्लियस पहुंच गया और एक छोटा न्यूक्लियस पहुंच गया। ये मुझे देखने को मिला मेरे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पैरामीशियम था इसको मैंने काटा और इसके दो टुकड़े कर डाले, इसके दो टुकड़े कर डाले, करेक्ट है, इसके दो टुकड़े हमने कर डाले। तो ये जो प्लेन है ये कैसा प्लेन है मेरे भाई, मैं इस पैरामीशियम को लंबाई में भी काट सकता था, लेकिन मैंने इसको टेढ़ा काटा है, यानी ट्रांसवर्स काटा है। समझ लीजिए मेरे पास तलवार है, मेरे पास अपनी शाही समुराय तलवार है। इस समुराय तलवार से अगर मैं आपको लंबाई में फाड़ डालूं तो मेरे भाई मैं आपको लंबाई में यानी लॉन्गिट्यूडनली फाड़ रहा हूं। लॉन्ग मतलब लंबाई, है ना। तो आप अगर ऐसे खड़े हो मेरे सामने और मैं आपको ऐसे बीच में से काट डालूं तो मैं आपको लॉन्गिट्यूडनली चीर रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपनी समुराय तलवार से आपको ऐसे काट डालूं बीच में, पेट के पास से, तो मेरे भाई यहां पर अगर मैं आपको बीच में से काटूंगा तो दैट विल बी ट्रांसवर्स कटिंग। टेढ़ा काट रहा हूं मैं तो ट्रांसवर्स, लंबाई में लॉन्गिट्यूडनली काट रहा हूं ना, लेंथ वाइज, तो लॉन्गिट्यूडनल। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज ट्रांसवर्स। बताओ मैंने इसको कैसे काटा है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। भाई अगर मैं ऐसे फाड़ता तो लॉन्गिट्यूडनल होता, ऐसे काट रहा हूं तो ट्रांसवर्स है, सिंपल सी बात है ना। तो मैंने क्या किया यहां पर, दिस बिकम्स द ट्रांसवर्स प्लेन, दिस बिकम्स द ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ कटिंग। यानी ये जो आपका अमीबा था ये तो इर्रेगुलर होता है, इसको तो कहीं से भी काट दो। ये जो अमीबा की शेप है ये कैसी है, इर्रेगुलर है, इसको तो कहीं से भी काट दो, कोई परफेक्ट प्लेन की जरूरत है ही नहीं, कहीं से भी काट दो। लेकिन मेरे दोस्त ये जो आपका पैरामीशियम है इसको मैंने ट्रांसवर्सली काटा है, राइट, टेढ़ा काटा है। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं तो एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हो जाएगा आपका मिस्टर लेशमैनिया। लेशमानिया क्या है, ये आपका कॉजेटिव एजेंट है काला अजार नाम की बीमारी का। काला अजार नाम की बीमारी है जो कौन कॉज करता है, लेशमैनिया। तो ये जो लेशमैनिया है कैसा दिखाई देता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, आराम से देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। अब ये जो लेशमैनिया है ये नीचे से फटना शुरू होता है, इसको मैं लंबाई में फाड़ता हूं, यस। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, काला काला एक डिप्रेशन बना लेता हूं। ये जो आपका लेशमैनिया है ये फटना शुरू हो गया है, नीचे से फटना शुरू हो गया है और दो न्यूक्लियस यहां पे बन चुके हैं। अब ये लेशमैनिया और फटा, अब ये लेशमैनिया और फटा, तो मैं इसको और काला काला कर लेता हूं और इसको और अच्छे तरीके से फाड़ डालता हूं, यस। और डीपली मैं इसको क्या कर देता हूं, फाड़ डालता हूं। तो और अच्छे तरीके से मैंने इसे फाड़ा और उसके बाद ऐसे करते करते मैंने इसके चीथड़े ही उड़ा दिए, बीच में से काट ही डाला। तो दो लेशमैनिया मुझे यहां पर बनते हुए दिखाई दिए, एक ये वाला, एक ये वाला, ये दो लेशमैनिया मुझे यहां पर बनते हुए दिखाई दिए, ठीक है, ये दो लेशमैनिया मेरे को बनते हुए दिखाई दी। तो यहां पर आपने इसको पहले काटना शुरू किया, थोड़ा और काटा, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपने यहां पर देखा कि दो लेशमैनिया बन चुके हैं। तो आपने इस पे अगर प्लेन का जिक्र किया तो इसमें प्लेन कैसा होगा, कैसे काट रहे हो आप लेशमैनिया को, लंबाई में काट रहे हो ना, लंबाई में काट रहे हो। तो यहां पे जो प्लेन आया ये कैसा आया, ये आया लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। ये आपका कैसा प्लेन आया, ये आया आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। इसको आपने लंबाई में काटा है, इसको मैंने अपनी शाही तलवार से बीच में से फाड़ डाला, तो इसको मैंने लंबाई में काटा है तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, इसको मैंने ट्रांसवर्सली काटा है तो ट्रांसवर्स प्लेन, और इसको मैंने कैसे भी रैंडमली काट दिया तो देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेन, कोई यहां पर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है, कैसे भी आप अमीबा के दो टुकड़े कर सकते हो। तो मेरे भाई ये आपके तीन प्रकार के बाइनरी फिजन के एग्जांपल आपने देखे, यस। एक है आपका अमीबा जिसको कैसे भी काट दो, कहीं से भी इसको मार के दो टुकड़े कर डालो इसके। पैरामीशियम जो है इसको ट्रांसवर्सली यानी टेढ़ा काटा, और यहां पर लेशमानिया है जिसको लंबाई में फाड़ डाला, इसको हमने क्या काटा, लंबाई में काटा, यस। अब मेरे दोस्त एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। बाइनरी फिजन के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, मल्टीपल फिजन। अब इसका मतलब तो आप निकाल ही सकते हो भाई, बाइनरी फिजन अगर हमने पढ़ लिया तो मल्टीपल फिजन भी हम लोग पढ़ लेंगे। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है, यहां पर क्या बनेंगे, मेनी सेल्स,
बाइनरी फिजन में एक सेल से दो सेल बन रहे थे, यहां पर कई सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो यहां पर एक ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। इट इज यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम। ये यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम है। इस यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम के अंदर काफी सारे छोटे छोटे सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, काफी सारे छोटे छोटे सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यस, इस यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम के अंदर काफी सारे छोटे छोटे सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक टाइम के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद ये जो प्लाज्मोडियम का सेल है ये फट जाता है, और फट जाएगा तो इसके अंदर से क्या रिलीज हो जाएंगे, एक टाइम के बाद क्या होता है, ये जो आपका सेल है ये फट जाता है, और अगर फट जाता है तो इसके अंदर से क्या रिलीज हो जाएंगे मेरे दोस्त, इसके अंदर से ये वाले जो हरे भरे सेल्स हैं ये आपके रिलीज हो जाएंगे, एंड मेरे भाई ये क्या बना लेंगे, नए प्लाज्मोडियम बना लेंगे। दे विल ग्रो एंड मेक न्यू प्लाज्मोडियम, न्यू प्लाज्मोडियम। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। अब ये जो प्लाज्मोडियम है कोई बीमारी कॉज करता है, पता है कौन सी बीमारी कॉज करता है? ये प्लाज्मोडियम नाम जो है कहीं सुना हुआ लग रहा है सर, ये जो प्लाज्मोडियम है इसका नाम हमने सुना है मलेरिया में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया कॉज करता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है क्या कॉज करता है, जैसे लेशमेनिया कॉज कर रहा था काला आजार, वैसे ये प्लाज्मोडियम जो है इट कॉज मलेरिया, इट कॉज मलेरिया, ये मलेरिया कॉज करता है। एंड ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है, इट इज अ प्रोटोजोवन। कौन सी कैटेगरी में आता है, क्या ये बैक्टीरिया है या फंगस है या क्या है, तो इट इज अ प्रोटोजोवन, इट इज अ प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ नाम की कैटेगरी में आता है, इट इज अ प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ नाम की कैटेगरी में ये आपको आता हुआ दिखाई देता है। करेक्ट। तो हमने यहां पर पूरे के पूरे फिजन को डिटेल में समझा। एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, मिस्टर फिजन कहते हैं। ये जो फिजन है ये हमने समझा। अगर एक सेल से दो ही सेल बन रहे हैं तो इसे बाइनरी फिजन कहेंगे। जैसे अमीबा है, इसको किसी भी प्लेन में काट दो, चाहे ऐसे काट दो, चाहे ऐसे काट दो, चाहे ऐसे काट दो, चाहे ऐसे काट दो, ये जो आपका अमीबा है इसको किसी भी प्लेन में काट दो, दो टुकड़े हो जाएंगे, दैट इज बाइनरी फिजन। अगर ये पैरामीशियम है तो इसको ट्रांसवर्सली में काटूंगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इसे कहा हमने अगेन बाइनरी फिजन, दो टुकड़े हो रहे हैं। लेशमेनिया को मैंने ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली काटा, इसके भी दो टुकड़े हो रहे हैं, इसे कहा बाइनरी फिजन। और यहाँ ये जो प्लाज्मोडियम है इसके अंदर मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। जब ये प्लाज्मोडियम फटता है तो ये मल्टीपल सेल्स रिलीज हो जाते हैं और हर सेल नया प्लाज्मोडियम बना पाता है। तो मल्टीपल प्लाज्मोडियम बन गए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन दैट अकर्स इन प्लाज्मोडियम। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पर किसके अंदर देखने को मिला आपको, ये इन प्लाज्मोडियम। करेक्ट। तो ये चारों चीजें आपको याद हो गई, फटाफट बताओ, झटपट बताओ, फटफट बताओ, क्या यहां तक की सारी चीजें आपको याद हो गई है मेरे भाई? यस सर, मलेरिया तो मच्छर से होता है। दिशांत भाई नहीं, मलेरिया मच्छर से नहीं होता। मच्छर इज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, तो आप किस में बैठ करके जाएंगे सर, किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में तो जाएंगे, या तो ट्रेन में बैठ करके जाएंगे, या प्लेन में बैठ करके जाएंगे, या कैब में बैठ करके जाएंगे, या रिक्शा में बैठ करके जाएंगे, किसी चीज में तो बैठ कर जाएंगे ना। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे शरीर में एंटर करता है किससे, मच्छर के डंक से। मच्छर जब हमें काटेगा तो मेरे भाई वो मच्छर हमारे अंदर इस प्लाज्मोडियम को छोड़ेगा। तो मेरे भाई कभी भी ये मत बोलना कि मच्छर की वजह से मलेरिया हुआ है। मच्छर सिर्फ इस प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी में पहुंचा रहा है। मच्छर अगर आपको नॉर्मली काटता रहे तो मलेरिया थोड़ी होगा, हर बार मच्छर के काटने से मलेरिया थोड़ी होता है। भाई आपको आज तक जिंदगी में हजारों मच्छर ने काटा होगा, लेकिन हमारी स्क्रीन पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आज तक मलेरिया नहीं हुआ है। मुझे आज तक मलेरिया नहीं हुआ है। मच्छर तो मुझे काटे हैं ना यार, 100-150 मच्छर तो मुझे हर सीजन काट जाते हैं। तो अगर मच्छर के काटने से मलेरिया होता तो हर बार हो रहा होता। कुछ स्पेसिफिक मच्छर जो एक ऐसे आदमी को काट चुके हैं जिसको मलेरिया था, जब वो मच्छर खून चूसेंगे उस आदमी का तो उस मच्छर के खून में भी ये प्लाज्मोडियम पहुंच जाएंगे। जब वो मच्छर आपको दोबारा काटेगा तो आपके ऊपर भी वो ये प्लाज्मोडियम अटैक करवा देगा, तो आपको भी मलेरिया हो जाएगा। हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है ना, और स्पेसिफिकली मच्छर भी मलेरिया कॉज नहीं कर रहा, ये एक प्रोटोजोवन कॉज करता है जिसका नाम है मिस्टर प्लाज्मोडियम। करेक्ट। आओ मेरे भाई, अब मैं यहां तक कि आपको एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं और फिर थोड़ी और बातचीत कर लेंगे, जितना हमारे पास टाइम रहेगा उतना हम लोग यहां पर देख लेंगे। आओ मेरे दोस्त, हमने कहा व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स आखिर रिप्रोड्यूस ही क्यों करते हैं?
रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन अ लाइफ, यानी जरूरी नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन करें तो ही आप जिंदा रह पाएंगे, बिना रिप्रोडक्शन के भी जिंदा रह सकते हो। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, एक्सक्रीट नहीं करोगे तो मर जाओगे, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी जिंदा रह सकते हो। एंड जैसा मैंने बताया रिप्रोडक्शन में एनर्जी भी खूब खर्च होती है। तो मेरे भाई रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी भी नहीं है कि हमेशा हर कोई रिप्रोड्यूस करे, और एनर्जी भी इसमें खर्च हो रही है, तो हम क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? वी रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस। हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी इस धरती पर आए। तो जब भी हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं नए इंडिविजुअल्स को, यानी हम पैदा करते हैं नए बच्चे जो कि हम जैसे दिखाई देते हैं। दे लुक वेरी मच लाइक आवरसेल्व्स। आदमी का बच्चा आदमी जैसा ही दिखाई देगा, गधे का बच्चा गधे जैसा ही दिखाई देगा, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा ही दिखाई देगा। लाइक बैगेट्स लाइक, मैंने आपको सिखाया था। यस, तो ऑर्गेनिज्म जो है दे लुक सिमिलर। सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सिमिलर है, क्योंकि हम सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है मेरे भाई। यस, हमारा डीएनए मिलता जुलता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन है जिस वजह से हमारी शक्ल अकल डिफरेंट होती है। तो हमारा जो डीएनए है ये हमारा ब्लूप्रिंट है, इस वजह से हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। फिर भी हमारे अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम में पाया जाता है आपका डीएनए। अब ये जो डीएनए है, जब आप सेल को डिवाइड करते हैं तो ये डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाता है ना? तो जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है उस दौरान हो सकता है डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाएं। तो डीएनए अगर डिफरेंट हो चुका है, थोड़ा वेरिएशन लेकर बैठा है, तो प्रोटीन भी जो ये बनाएगा ये भी आपके थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। इस वजह से इंसान भी थोड़े थोड़े आपके डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो जब भी आप रिप्रोड्यूस करोगे आपको सेल डिवीजन करानी ही पड़ेगी, तो आपको डीएनए की कॉपी बनानी ही पड़ेगी। मल्टीपल सेल्स बनाओगे तो डीएनए की कॉपी भी बनेगी। अब जब आप डीएनए की कॉपी बनाते हो तो आप आसपास के सेलुलर अपरेटस की भी कॉपी करोगे, यानी आसपास की ऑर्गेनेल्स की भी कॉपी करोगे। यस, सो जब आप डीएनए की कॉपी करते हो तो हो सकता है कुछ वेरिएशंस आपके आ जाएं, कुछ चेंजेस आपके डीएनए में आ जाए। और ये जो वेरिएशन है अगर डीएनए में आ गए तो जाहिर सी बात है आप अब इवॉल्व कर जाओगे। इन वेरिएशंस की वजह से, इन चेंजेस की वजह से आप भी इवॉल्व कर जाओगे, आप भी बेटर बन जाओगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? अगर आप डीएनए को कॉपी कर रहे हो तो डीएनए को कॉपी करते टाइम, है ना, कुछ चेंजेस आपके अंदर आ सकते हैं। अगर डीएनए में चेंजेस नहीं आए तो आप 100% सेम पेरेंटल सेल जैसे ही दिखाई दोगे। लेकिन अगर मेरे भाई आपकी थोड़े बहुत भी चेंजेस आए तो आप डिफरेंट दिखने लग जाओगे, और आप अलग अलग जगह पर सर्वाइव भी कर पाओगे। जैसे कुछ बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, जहां पे कोई मीटेरॉइड गिर गया था अंतरिक्ष से आकर के, वहां पर भी आपके सर्वाइव कर जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं आपके हीट से, कुछ जो है आपके रेजिस्टेंट होते हैं कोल्ड से। तो वेरिएशन जो है ये आपका सर्वाइवल में हेल्प करता है। जैसा हमने बताया कि डेटॉल भी मारता है सिर्फ 99.9% कीटाणु। क्यों मेरे भाई, डेटॉल में क्या कमी रह गई कि ये 0.1% कीटाणु बच गए? ये 0.1% कीटाणु हमेशा बच जाएंगे, चाहे आप इन पे कुछ भी डाल दो। अगर आप बैक्टीरिया को लेते हो, यहां पर समझ लो मैंने 1 करोड़ बैक्टीरिया रखे हुए हैं, और इन 1 करोड़ बैक्टीरिया पे अगर आप एसिड भी फेंक दोगे तब भी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक आधा बैक्टीरिया यहां पर, एक कुलबुलाता जो है बैक्टीरिया यहां पर बच जाए। क्यों? क्योंकि वो जो है अडेप्ट कर चुका है। सबका डीएनए एक जैसा नहीं है, किन्हीं किन्हीं का डीएनए डिफरेंट होता है। ये बेहतर अडेप्ट कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में, हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं। इनको मारना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हर बार बच जाते हैं। कहीं भी इनको रखोगे दे विल सर्वाइव। फिजन की अगर मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं ये फुचुक करके एक सेल से 2 सेल बना लेते हैं, इसे हम फिजन कहते हैं। तो काफी सारे बैक्टीरिया जो है और प्रोटोजोआ जो है ये आपके 2 बराबर टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसी को फिजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा को आप तोड़ सकते हो इन एनी प्लेन, कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं है, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, कैसे भी काट सकते हो, अमीबा के 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेशमानिया जो कि काला अजार नाम की बीमारी कॉज कर सकता है, यहां पे आपका विप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है एट एन एंड। जैसे ये आपका यहां पर पाया जा रहा है विप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, आपके देखो बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, दिस इज विप लाइक स्ट्रक्चर। तो विप लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसको आप डेफिनेट ओरिएंटेशन में काटते हो, यानी कैसे काटते हो, लंबाई में काटते हो, ठीक है। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम, ये क्या कॉज करता है, आपका मलेरिया कॉज करता है। इसमें मल्टीपल फिजन शो हो रही होती है। यस, तो यहां पर जो है एक प्लाज्मोडियम जो है इसमें मल्टीपल फिजन शो होगा, एंड अल्टीमेटली कई सारे यहाँ पर प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। जब ये फटेगा तो कई सारे ये जो प्लाज्मोडियम है नए नए ये आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो मल्टीपल फिजन यहाँ पर हो सकती है। ईस्ट जो है ये बड बनाता है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा।
अभी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बडिंग वाला टॉपिक अभी हमारा आया ही नहीं है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमसे बन पाते हैं नहीं अभी के हिसाब से। ओके, बडिंग किस में होती है ये आप नहीं बता पाओगे, ठीक है, आ जाओ ये सवाल करने की कोशिश करो, मैं आपको समझा देता हूं फिर मैं पोल लगाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन? इनमें से कौन सी चीज है जो वेरिएशन की वजह से नहीं हो रही? आराम से सुनना, इनमें से कौन सी चीज है जो वेरिएशन की वजह से नहीं हो रही? क्या वेरिएशन बैक्टीरिया को हीट से रेजिस्टेंट बना सकता है, उसको गर्मी में सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, नॉर्मल बैक्टीरिया तो नहीं कर सकता, वेरिएशन ही कुछ कर रही होगी। डिफरेंट कलर ऑफ आइज, भाई आपकी आंख का कलर काला ना होकर ब्राउन हो जाए, इसका मतलब आप अपने पेरेंट से थोड़े से डिफरेंट हो। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, अगर आपके अंदर वेरिएशन है तो आप ज्यादा सर्वाइव कर पाओगे। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन तो हम सबका सेम ही है, सबकी उंगलियां 5 ही हैं आपकी और हमारी, तो जाहिर सी बात है ये जो है वेरिएशन से रिलेटेड नहीं होगा। आप एक बार पोल मार्क कर दो मेरे दोस्त, आपने क्या सीखा इस सवाल से, ये मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने ऐसे महानुभाव हैं जो कि आपका उत्तर बताने के बाद ये सवाल कर पाते हैं। लेट्स ट्राई टू चेक, थोड़ा देख ले भाई कितने बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि हमारा पोल आया है आज 90% और 95%, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने स्पैमर बाबू हैं या कितने जो हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। लेट्स चेक भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ वेरिएशन? इनमें से कौन सा वेरिएशन की वजह से नहीं होता? भाई बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट बनेगा तो वेरिएशन की वजह से। डिफरेंट कलर हो रहा है, डिफरेंट का मतलब ही होता है वेरिएबल, वेरिएशन की वजह से। सर्वाइवल जो है वेरिएशन की वजह से एडेप्टेशन आती है, इवोल्यूशन होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एलिमिनेशन के बाद डी आ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन, अगर आप में और मुझ में कुछ वेरिएशन है तो बॉडी डिजाइन हल्का सा चेंज हो जाएगा, आपकी आंख का कलर, बाल का कलर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा। यस, तो उत्तर क्या हो जाएगा मिस्टर? डी हो जाएगा। लगभग 74%। बताओ, उत्तर बताने के बाद ये हाल है मेरे पुत्र, उत्तर बताने के बाद ये हाल है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। चलो ओके, ये सवाल हम सॉल्व तो कर सकते हैं। वैसे पहला सॉल्व करो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू लॉजिक, क्योंकि मैंने इनमें से 3 पढ़ा दिए हैं आपको, चौथा ऑटोमेटिकली बता दो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग किस में होती है भाई? बाकियों में पहचान लो क्या क्या हो रहा है भाई। अमीबा में बाइनरी फिजन होती है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होती है, लेशमानिया में लंबाई में फाड़ दिया था, लेशमानिया को बाइनरी फिजन हो रही थी। ईस्ट जो है यही तो इकलौता आपका क्या था जो बाइनरी फिजन में हमने नहीं पढ़ा था, इसमें क्या होती है? इसमें आपकी बडिंग होती है। तो बडिंग होती है किसमें? ईस्ट और हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा में क्या देखने को मिलती है आपको? मिस्टर बडिंग देखने को मिलती है, ये हम लोग जानते हैं। यस, तो उत्तर क्या हो गया आपका? मिस्टर बी हो गया, मिस्टर भूरा बच्चन हो गया। आसानी से आप इसे मार्क कर सकते हैं, यानी अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाते तो भी आप इस सवाल को कर ले जाते। करेक्ट, आसानी से आप ये सवाल कर सकते थे। सर कितने लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में? देखो मेरे भाई, आज हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लेक्चर और मान लो, बड़ा लेक्चर अगर लेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 लेक्चर मान लो, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ लग जाएगा आपका 1 लेक्चर, तो 5 लेक्चर्स, मोटा मोटा 5 लेक्चर्स आपके लग जाएंगे। अगर बीच में हमें टाइम मिलता है एक आधी, अगर हम रिकॉर्डिंग ले लेते हैं तो कोशिश करेंगे कि 2 हफ्ते में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। जैसे 1 लेक्चर आज हमने एक्स्ट्रा क्लास ले लिया, एक मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी, एक नेक्स्ट वीक हमारी क्लास आएगी, सो वी विल टेक अ लॉन्गर क्लास। कोशिश करेंगे थर्सडे को हमारी जो क्लास है थोड़ी सी हम बड़ी क्लास ले लें, एंड देन आफ्टर हम लोग 2 क्लासेस और ले लेंगे उससे नेक्स्ट वीक, तो हमारा काम हो जाएगा। लगभग 80% लोगों ने सही जवाब दे दिया है। यह आप पहचान तो सकते हैं पर अभी पहचानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आ जाओ। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स बिकॉज, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रही है ऑर्गेनिज्म में, सो इन ऑर्गेनिजम्स में ग्रेटर सिमिलैरिटी होगी। ये जो बच्चे हैं अपने पेरेंट से सिमिलर दिखेंगे, क्यों? लेट्स चेक। आओ भैया, 45 सेकंड का पोल ले लो, थोड़ा भारी सवाल है, दिखने में बड़ा है, 60 सेकंड ले लो, सॉल्व करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे बने वो अपने पेरेंट से सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, क्यों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट, एक ही पेरेंट है तो बच्चा उसी पेरेंट पे जाएगा, 100% सेम दिखेगा, तो 1 तो आंसर में होगा ही, तो 1 आंसर में होगा, तो यानी सी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले असेक्सुअल होगी फिर सेक्सुअल होगी। भाई ऐसा थोड़ी 2 बार बच्चे पैदा थोड़ी करेंगे कि एक बार असेक्सुअल से करके देख लिया, एक बार सेक्सुअल से करके देखते हैं, ऐसा थोड़ी हो रहा है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, सही बात है भाई, गैमेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, नहीं भैया, असेक्सुअल में दो पेरेंट नहीं होते, सेक्सुअल में दो पेरेंट होते हैं। तो 1 और 3 आपकी सही बात है, तो 1 और 3 आपकी सही बात है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो ए, सी और डी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, उत्तर आ जाता है मिस्टर बी। और बहुत सारा टाइम अभी बचा भी हुआ है, तो आंसर क्या निकल के आ जाता है, मिस्टर बी निकल के आ जाता है। इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते थे, मिस्टर बी जो है एज एन आंसर आपका निकल करके आ जाता है। यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आई गेस यहां तो कुछ 80% के आसपास देख सकते हैं हम लोग, 70 भी हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा सवाल था। आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप कैसा कर पाएंगे, बट मुझे लगता है 70% तो होना ही चाहिए, क्योंकि सवाल हार्ड नहीं था, बड़ा है पर हार्ड नहीं था। लगभग 80%, क्या बात है यार, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और बातें करते हैं, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, बड़ी बातचीत की ओर बढ़ जाते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट बडिंग। बडिंग, अब ये बडिंग क्या होता है, गौर से सुनना। व्हाट इज दिस बडिंग? बड का मतलब क्या होता है? बड का मतलब होता है इंग्लिश में, अगर आप बड को जानते हैं तो इसका मतलब होता है कली। आपने देखा होगा एक छोटी सी कली बनती है, पहले बड बनता है, और वो कली जब खिल जाती है तो एक पूरा फूल बनता है। तो बड इज स्मॉल, फ्लावर इज बिग। अगर मेरे भाई एक कली आपकी ऐसी दिखाई दे रही है छोटी सी, तो जब ये खिलेगा तो पूरा का पूरा फूल बन जाएगा। तो ये जो छोटा स्ट्रक्चर होता है ना, स्मॉल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम बड कहते हैं। तो बडिंग का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटी सी आउटग्रोथ बन चुकी है, एक कली जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है, इसे हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। तो ये मेन पेरेंट बॉडी से छोटा होगा, तो आप कह सकते हैं अ स्मॉल अनइक्वल, यानी पेरेंट बॉडी से बहुत छोटा सा अनइक्वल सा पार्ट। छोटा है तो अनइक्वल ही हुआ ना, इक्वल थोड़ी है। तो स्मॉल अनइक्वल आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बड। यानी पेरेंट बॉडी की एक छोटी सी आउटग्रोथ होगी, इट इज कॉल्ड बड। एंड ये जो बड है ये बाद में टूट जाएगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, विच डिटैचेस फर्दर from parent body, which detaches further from parent body to make new individual, नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, टू मेक न्यू इंडिविजुअल। पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका बन करके तैयार हो जाएगा फ्रॉम दैट बड। अब एग्जाम्पल देख लो, दो क्लासिक एग्जाम्पल हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो के। पहला जो एग्जाम्पल है ये है बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक फंगस है, एक फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है, यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। ये आपका ईस्ट है, दिस इज योर ईस्ट, ये इस ईस्ट का न्यूक्लियस है। इस ईस्ट पे आपका छोटा सा बड देखने को मिला, इस ईस्ट पे आपका एक छोटा सा बड देखने को मिला। टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ ये बड जो है बड़ा होता रहेगा, टाइम के साथ ये बड जो है ये क्या होता रहेगा? बड़ा होता रहेगा। एंड ये जो बड़ा बड है एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, और डिटैच होने के बाद ये क्या कर लेगा? एक पूरा का पूरा नया बेहतरीन ईस्ट बना लेगा। तो आपकी इसे क्या कहा गया? बडिंग कहा गया। यस, तो यहां पर क्या हुआ? दिस इज ईस्ट, दिस इज पेरेंट ईस्ट, ये आपका पेरेंट ईस्ट है। और इस पेरेंट ईस्ट पे कुछ ऐसी पार्ट होते हैं जहां से आपका बड निकलता है, दिस इज स्मॉल बड, दिस इज स्मॉल बड। अब ये जो बड है इट ग्रोज, बड ग्रोज एंड डिटैच, बड ग्रो हुआ और डिटैच हुआ, अलग हो गया आपके मेन ईस्ट से। ये बड ग्रो हुआ और डिटैच हुआ और अलग हो गया आपके ईस्ट से, एंड ये क्या हुआ? आपका नए ईस्ट में कन्वर्ट हो गया। बड ग्रो टू बिकम न्यू ईस्ट, ग्रो टू बिकम न्यू ईस्ट।
नया ईस्ट आपका तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। ये आपकी बडिंग है। तो सबसे पहले बडिंग आपको किसमें देखने को मिली? ईस्ट में देखने को मिली। दूसरी बडिंग आपको किसमें देखने को मिलेगी? दूसरी बडिंग आपको देखने को मिलेगी इन हाइड्रा। ये दो आपके कॉमन बडिंग के एग्जांपल हैं। बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है आपका कैसा दिखता है? हाइड्रा जो है आपका कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका हाइड्रा है जो कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको। दिस इज योर हाइड्रा। करेक्ट, ये आपका हाइड्रा है। इस हाइड्रा पे क्या हुआ? एक बड अलग से छोटा सा आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके हाइड्रा का छोटा बड है। अब क्या हुआ? ये हाइड्रा विद टाइम अपने बड को ग्रो करता रहा। ये विद टाइम अपने बड को ग्रो करता रहा, तो यहां पे बड आपका बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये ग्रो कर गया, है ना, ग्रो कर गया। एंड उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्त? ये जो पूरा का पूरा बड है, इसने आगे चल के एक कंप्लीट न्यू हाइड्रा बना लिया। इसने आगे चल के क्या कर लिया? एक कंप्लीट न्यू हाइड्रा बना लिया। तो यहां पे आपके बड की ग्रोथ हुई एंड उसके बाद इस बड ने नया हाइड्रा बना लिया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज पेरेंट हाइड्रा। दिस इज पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा के बाद यहां आपको देखने को मिला क्या? बड। पेरेंट हाइड्रा, यहां देखने को मिला बड। ये जो बड था इट ग्रोज एंड डिटैच। बड ग्रो एंड डिटैच। एंड डिटैच होने के बाद मेरे भाई इट हैज जनरेटेड न्यू हाइड्रा। इट हैज जनरेटेड न्यू हाइड्रा। ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के नया हाइड्रा बना लेगा। यानी ईस्ट के बड ने डिटैच होकर के नया ईस्ट बना लिया एंड आपका हाइड्रा के बड ने डिटैच होकर के नया हाइड्रा बना लिया। इस छोटे से बड ने पूरा का पूरा ईस्ट बना लिया, ग्रो होकर डिटैच होकर, एंड इस छोटे से हाइड्रा ने, ये जो बड है हाइड्रा का, इसने भी बड़े होकर डिटैच होकर के एक पूरा का पूरा हाइड्रा बना डाला। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। तो आपको बाइनरी फिजन देखने को मिल चुकी है, इसके अलावा आपको बडिंग देखने को मिल चुकी है। यहां तक की बात समझ में आई? क्या यहां तक बडिंग तक सभी को सारी की सारी बातें क्लियर हैं? ईस्ट और हाइड्रा की सारी बातें आपको क्लियर हैं? यस और नो? फटाफट बताइए मेरे भाई। क्या यहां तक की बातें आप सभी को समझ में आई? क्या सभी को चमकी? यस। एक बार मेरे दोस्त यहां पर हम एनसीईआरटी का दीदार हुस्न कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है आपके बडिंग के बारे में, है ना। बडिंग के बारे में कुछ खास आई डोंट थिंक लिखा हुआ है, या एंड में दे रखा है बडिंग, आई गेस। हाँ, ये दे रखा है, आ जाओ। तो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा जो हैं, इनके पास कुछ रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं। यस, तो एक बड बन जाता है इनमें, यानी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से आपका रीजेनरेटिव सेल काम करने स्टार्ट करते हैं, नया नया पार्ट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां इसे आप कह दो रीजेनरेटिव एरिया। ऐसा एरिया है जहां से आपका बड बनना स्टार्ट हुआ है, और ये बड टाइम के साथ बड़ा होता जाएगा एंड उसके बाद डिटैच होता जाएगा। तो ये रिपीटेड सेल डिवीजन दिखाएंगे इलाके, और स्पेसिफिक साइट जो है यहां पर आपका बड बनेगा। फिर ये बड जो है आपका अलग हो जाएगा मेन बॉडी से। तो ये आपको बडिंग देखने को मिली कहां? हाइड्रा में। और पिछली स्लाइड में ये भी लिखा हुआ था कि बडिंग आपको और कहां देखने को मिलेगी? आपको ईस्ट में भी देखने को मिलेगी। ये दोनों पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो जाते हैं। सो लेट्स चेक कि कोई और सवाल हम कर सकते हैं कि नहीं। अभी तो आई डोंट थिंक कोई और सवाल हम लोग बना सकते हैं। सवाल आज हमारे पास थोड़े से कम है क्योंकि हमें लगा था कि हम थोड़ा कम ही पढ़ पाएंगे। तो बताओ मेरे दोस्त, और पढ़ना चाहोगे या बस छुट्टी कर दें आज आपकी? थोड़ी बहुत बातचीत कर लें, डाउट ले लें आपके, एज वेल एज अगर आप कहो तो आपको वीडियो कॉल कर लें। मैं सर को बुला लेता हूं, वीडियो कॉल। यस, अगर आप बोलो तो वीडियो कॉल कर लें। गुरुजी से हमारी बात हो चुकी है ना। तो वीडियो कॉल करने का मन है आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास है और पढ़ाई हम कर चुके हैं अच्छी खासी। कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? एक बार लाल कलर के दिल भेज दो इन द चैट सेक्शन प्लीज, क्योंकि मेरे भाई आज बच्चे कम हैं तो आई गेस वीडियो कॉल भी अच्छी हो पाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा लीडर बोर्ड से बुलाने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक, लीडर बोर्ड से हम लोग बुला सकते हैं नहीं? मैं एक बार देख लेता हूं। यहां से शायद नहीं बुला सकते हैं। ओके, कुछ तो अलग है मेरे भाई, है ना। लीडर बोर्ड में कुछ तो गड़बड़ है। आओ डायरेक्टली देखते हैं कि यहां से हम कितने बच्चों को बुला सकते हैं। यस, तो बताओ किसको बुलाया जाए, किन किन का नाम दिख रहा है ऑन द चैट सेक्शन?
किन किन का नाम दिख रहा है? यहाँ पर अलग बच्चों का नाम है, वहां पर अलग बच्चों का नाम है। ओके लेट्स चेक। ओके ऋतिक मिश्रा सर भी आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। बताओ भाई किसको बुलाया जाए, कौन आना चाहता है वॉलेंटरीली, कौन आना चाहता है? जस्ट लेट मी नो। एक बार बताओ कौन कौन हमारे भाई हैं जो आना चाहते हैं। ओके करण कह रहे हैं, करण आना चाहते हैं। करण का नाम कहाँ है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। करण का नाम कहाँ है? करण का नाम दिखाई नहीं दे रहा है दोस्त। इसमें आप हो नहीं भाई शायद, या फिर मुझसे स्किप हो गया है। मैं एक और बार पूरा का पूरा पढ़ लेता हूँ। करण का नाम है नहीं, करण आए हुए हैं लेकिन नाम नहीं है। ओके और कौन है? ओके अंजलि है यहाँ पर, अंजलि का नाम देख लेते हैं। अंजलि का नाम भी अभी तक तो नहीं आया है, लेट्स चेक। ये क्या है दोस्त, ये लिस्ट किसने बनाई है जहां पता ही नहीं लग रहा है कि कौन है? ओके सार्थक है, सार्थक का नाम देख लेते हैं। किसने बनाई है मेरिट लिस्ट? जहां डिजर्विंग बच्चा है ही नहीं, जहां पर नॉर्मल ही नाम है। आओ भैया देख लेते हैं, इन भाइयों से बात कर लेते हैं। लेट्स चेक, 6 7 8 10 बच्चों को बुला लेते हैं। लेट्स टॉक एंड इसके बाद हम दोबारा से कुछ और बच्चों को बुला लेंगे, ऐड करते रहेंगे हम लोग, है ना। लेट्स चेक। अभी हमारे पास जितने बच्चे हैं उनको हमने बुला लिया है। लेट्स चेक क्या होता है। पता लगा ये लिस्ट कोई अलग ही बैठ के बना रहा है, दुनिया का धुरंधर। अनंत जुड़ चुके हैं, आदर्श जुड़ चुके हैं, एंड जुड़ चुके हैं हमारे साथ आयुष। क्या बात है, तीनों ए से नाम जिनके हैं वो जुड़ चुके हैं, एंड अनुष्का, चारों के चारों, वाह। आ जाओ मेरे दोस्त, थोड़ी देर बातचीत करते हैं फिर आपके डाउट्स लेंगे। दोस्तों अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए और अपने माइक का इस्तेमाल करिए बोलने के लिए। यस आ जाओ दोस्त, आ जाओ फटाफट। ओके प्राची को बुला लिया है, प्राची सिंह मुझे बुलाइए। यस आइए दोस्त कनेक्ट करिए। कॉल उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वीरेन को बुलाइए, वीरेन देखते हैं कहां पर है। वीरेन को बुला लिया है, आइए। जिन जिन के नाम दिख रहे हैं उनको तो मैं बुला ही पा रहा हूं। ऋतिक जी को बुलाइए, ऋतिक जी को बुला लिया है, आ जाइए। और बताओ दोस्त और किसको बुलाया जाए? ऋतिक के अलावा ऋतिका को बुलाइए। ऋतिका देखनी पड़ेगी कहां पर है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा ऋतिका नाम की कोई बच्ची है यहां पर। लेट्स चेक। ऋतिका आई डोंट थिंक कोई है यहां पे। ओके कोई आ चुके हैं। आयुष भाई अपना कैमरा और अपना माइक ऑन करिए और थोड़ी बहुत बातचीत करिए हमारे साथ। आज लगता है नेटवर्क कुछ ज्यादा ही एकदम। हेलो दोस्त, हेलो, कैसे हो आप? ऑल गुड ऑल गुड। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। बहुत बढ़िया। और एक्स्ट्रा क्लास से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे ग्रेट। माफी चाहूंगा, पिछली 2 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड देनी पड़ी बिकॉज मेरे भी काफी सारे मतलब अभी काम उलझे हुए हैं। लेकिन आई गेस अभी नेक्स्ट वीक से वी विल बी टेकिंग रेगुलर क्लासेस। आपको बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, सब समझ में आ रहा है आपको? अरे बहुत बढ़िया, गुड। और कोई चीज जो कि हम कर सकते हैं आपके लिए, प्लीज बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक हमारी दोस्त जुड़ी हैं, मेघा जी, कैसे हो आप? और भी कोई भाई है हमारा, अमन, कैसे हो मेरे भाई? ऑल गुड। एक बार अपने माइक को अनम्यूट करिए अमन प्लीज। नीचे एक माइक का ऑप्शन होगा, उस पर ऐसे क्रॉस बना हुआ आ रहा होगा, उसको आप एक बार अनलॉक कर दीजिए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो म्यूट रहता है, मतलब मैं अलग अलग बैचेस में अभी बात करना स्टार्ट कर चुका हूं बच्चों से, तो वो म्यूट रहता है, वो आपको अनम्यूट करना पड़ता है पहले। यस यस यस। सर आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे आता है दोस्त 11 आप क्या लोगे बड़े होकर अभी 11th में, बायो या मैथ्स? सर मैं तो कॉमर्स लेने का सोच रही हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉमर्स में इंटरेस्ट है आपको, मजा आता है? हाँ। हाँ तो फिर जिस चीज में इंटरेस्ट आता है वही लेना हमेशा। और ऐसे कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं है, मतलब काफी लोग आपको बोलेंगे कि साइंस में ही रहो। बीइंग अ साइंस एडुकेटर मैं आपको एकदम राइट गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स इज अ वेरी गुड स्ट्रीम, बस उसमें मेहनत करना और बहुत बड़े बनना। मतलब कि जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलते हो ना, तो आपको फिर स्कोप्स आगे दिखाई देने लगते हैं। तो कॉमर्स में ना बहुत अच्छे लोगों की अभी जरूरत भी है, एंड आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। तो बस मेहनत करते रहना, एंड यू आर गोइंग इन अ राइट वे। आप लीग से हटके कुछ चुन रहे हो, सो आई रियली अप्रिशिएट, अच्छी बात है ये। यस। आदर्श भाई कैसे हो आप? आदर्श भाई ने मुझे देखते ही कैमरा बंद कर लिया। क्या इतना बुरा हूं मैं दोस्तों? हेलो दोस्त, हेलो, कहां से आ रही है आवाज?
अच्छा, बोल कौन रहा है भाई आप में से? एक बार नाम लीजिए। अमन दोस्त, कैसे हो आप? एक बार दीदार हुस्न करा दो दोस्त। कैमरा ऑन प्लीज। आपको देख के बच्चे मोटिवेट होना चाहते हैं, और बच्चे ऐड कर लेते हैं हम। आहा, अमन भाई कैसे हो आप? बढ़िया। क्या चल रहा है बताइए, कैसा है जीवन? सॉरी, क्या चल रहा है? यार मुझे आवाज़ कम आ रही है थोड़ी, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैं ऐसा लोड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे थोड़ी बातें कम सुनाई दे रही हैं। आदर्श भाई आप बोल रहे हो कुछ? बोलो भाई, आदर्श भाई कुछ मोटिवेट कर दो इनको दोस्तों को। कुछ ऐसी बात बोल दो कि ये सब चौंक जाएं। एक शेर सुना दो आदर्श भाई। शेर नहीं आता? शेर नहीं सुना दो फिर आप एक कोई ऐसा गाना सुना दो कि ये मोटिवेट हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, फिर पढ़ाई करने लग जाए एकदम। मोटिवेट कर दो इनको, 2 लाइनें बोल दो आप, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलना आप। आदर्श भाई बोले अभी नेटवर्क इशू बोल के निकल जाता हूँ। गुरुजी लेने लगे भाई वाह। पर ठीक है। जी जी जी, यस। क्या प्लीज आप एक सॉन्ग गा सकते हो? यार मैं गाने में बहुत बुरा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ ना मेरे को जान से मार देंगे बच्चे फिर कहीं फिजिकली मिलेंगे तो। आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग, बट हाँ मैं कभी ट्राई करूंगा, ऐसे मूड बना के मैं ट्राई करूंगा। बट मैं जेनुइनली बहुत बुरा गाता हूँ। पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरी बहन, मैं पक्का गाना गाऊंगा मतलब इस बैच में। लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा उसके लिए आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली ऑल्सो। और आपको भी प्रिपेयर होकर आना मेंटली, कि कहीं खून की उल्टी ना कर दो आप लोग। तो ऐसा थोड़ा, पर हाँ फिर जज मत करना आप मेरे को, है ना? ये आपको मेरे को प्रॉमिस करना होगा कि हाँ फिर उस क्लिप को कहीं काट के डालेंगे नहीं हम लोग, है ना? नहीं गा। अरे नहीं यार। ऐसा बोलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो यार। तृप्ति कैसे हो आप? अच्छी हूँ सर। और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? अच्छा है सर। आपका आप बहुत अच्छा सिखाते हो सर। अरे थैंक यू सो मच, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चों को मोटिवेट कर दो, 2 लाइन बोलो कुछ ऐसी कि सब दहल जाए। कुछ भी बोलो रैंडम, ऐसा मतलब सब अपने ही भाई लोग हैं। कुछ भी जो आपको लगे, कुछ ऐसा आपने सुना हो कभी, कुछ पढ़ा हो जो आपको लगता है आपको दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, दुनियादारी के साथ, ऐसी कोई भी बात बोलिए। मतलब अच्छा अच्छे से पढ़ते रहो और मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। जी दोस्त, कौन आ चुके हैं? किसने हमें ज्वाइन कर लिया है? अमन भाई आप बोल रहे हो? अमन भाई इज स्टिल ऑन म्यूट। अमन भाई इज फिगरिंग आउट कि ये अनम्यूट कैसे होता है। अमन भाई ट्राई करो यार, कुछ करो। नीचे एक माइक का आइकन है, उसके ऊपर ना कांटा बना हुआ है, उस माइक को छुओ एक बार, तो आप अनम्यूट हो जाओगे, फिर आपकी आवाज ये पूरी दुनिया सुन पाएगी। आज तो एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में बहुत कम बच्चे आए हैं, पर जितने भी बच्चे आए हैं आपको सुन पाएंगे। सर जी 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 दोस्त, बताइए। आप अपना नाम लीजिए, कौन बात कर रहे हैं प्लीज? सर आयुष। आयुष, आयुष भाई, यस। अंधेरा छाया हुआ है आयुष भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो दिखाइए एक बार कि कहाँ बैठे हैं आप। अमन भाई अनम्यूट कर पाए हो सर अभी तक? जी दोस्त, यस यस यस। सर एक सवाल था। हाँ, 2 सवाल पूछो आप। यस। सर मतलब अभी से नीट की तैयारी कैसे करें? अभी से नीट की तैयारी देखो, मैं रेकमेंड करूंगा नहीं, मैं तो एक नीट कोच हूँ, मैं 10th पहली बार पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि अभी से नीट की तैयारी करो। अभी 10वीं है, इस क्लास को सारे बच्चे प्लीज इस बात को गौर से सुनिएगा। 10वीं है, पूरा एंजॉय करो, बहुत कम पढ़ाई करो, पूरा पूरा एंजॉय करो। इसके बाद एंजॉयमेंट के चांसेस जेन्युइनली बहुत कम मिलेंगे लाइफ में, ये मैं आपको बहुत ऑनेस्ट सजेशन दे रहा हूँ। इसके बाद एंजॉयमेंट बहुत कम है। लोग आपको बोलेंगे 10वीं कर लो फिर मौज हो जाएगी, 12वीं कर लो मौज हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ अब इसके बाद मौज नहीं है। 10th वॉज द लास्ट क्लास जब आप मौज कर सकते हो, पूरा एंजॉय करो इसको। थोड़ा बहुत कभी पढ़ने का मन करे, मेरे 11th के लेक्चर्स, आप कोई भी चैप्टर का नाम लिखिएगा, है ना, एनसीईआरटी डाउनलोड करेंगे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। चैप्टर्स का नाम लिखिएगा, एंड में लिखिएगा विपिन शर्मा, आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जी पूरा सर। दिल पे नहीं लेना है उस चीज को कि मैं टेस्ट भी देना स्टार्ट करूं, मैं बहुत क्रिटिकल भी हो जाऊं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ शौक है आपको पढ़ने का, इंटरेस्ट बेस्ड पढ़िए, है ना? बहुत टारगेट ओरिएंटेड मत पढ़िए कि मैं अभी इतना सीख लूं या मैं पूरा 11th खत्म कर दूं, ऐसा मत सोचेगा। जब आपको पढ़ने का मन करे 11th का कोई चैप्टर, आपको 10th से बोरियत हो रही है तो आप 11th पे जाइए। लेकिन अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, यू आर इन अ वेरी गुड क्लास, सुनहरे मौके पे हो आप।
इसको एंजॉय करो, इसके बाद जिंदगी बहुत ही ज्यादा मतलब आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो इसके बाद बहुत जी सर, कम टाइम रहेगा आपके पास। तो अभी इसको एंजॉय करो और 11th में फिर हम देख लेंगे। 11th में तो आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, तो अच्छी मुलाकात होगी और वहां पे हम लोग नीट क्रैक कर जाएंगे 2 साल के अंदर, आप अच्छे से पढ़ोगे तो, है ना। चलो दोस्तों, सर बाकी से यस 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 मेरे भाई, कौन बोल रहे हैं? वीडियो नहीं कनेक्ट। वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं यार, कभी और बात कर लेंगे हम लोग, अब बात करते रहेंगे, बड़ी बातचीत होती रहेगी अब हमारे बीच। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। जितने लोगों से भी बात हुई है सभी लोगों को थैंक यू। यस यस यस, कौन आ चुका है? यस दोस्त, बाय सर, बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय 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 मेरे भाई। अगली बार कोशिश करना अनम्यूट कर दो अमन भाई, है ना। चलो यार, लव यू भाई, टेक केयर, बाय 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 बाय। अच्छा लगा, बाय 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 बाय। चलो, तो अभी कुछ डाउट्स ले लेते हैं, आज की कक्षा के जितने भी डाउट्स हैं वो हम ले लेते हैं। अच्छा, ओ ये तो बहुत अलग डाउट है। सर मैं यकीन 2.0 का स्टूडेंट हूं, मैं लेक्चर देख रहा था, अचानक बंद हो गया। ओके ओके, कोई कमेंट भी नहीं किया, रिफ्रेश करके देख लिया, चल नहीं रहा है, प्लीज हेल्प मी। जेपी रॉय भाई, आप मेरे को एक बार कनेक्ट करना सोशल मीडिया पे, मैं आपकी प्रॉब्लम आज ही सॉल्व कराता हूँ, डोंट वरी, है ना। विभू भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा लो, आयुष सर फिजिक्स पढ़ा लेंगे। ठीक है भाई, एक बार कुछ बातचीत करते हैं आयुष सर के साथ मिलके जो है ना, एक बार किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचते हैं। सर प्लीज मैं अटेंड नहीं कर पाया था, प्लीज अगेन फ्रॉम लीडर बोर्ड और डाउट। दोस्त हम कल कनेक्ट कर लेंगे अगली क्लास में, है ना, नो वरीज, अभी अदरवाइज बच्चे बोर हो जाएंगे। सर उड़ान 2.0 में क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं? आई गेस वही आपका ब्रेक चल रहा है अभी, तो हमारी क्लास भी आज थी नहीं, बट मैंने वैसे ही ले ली। ओके सर, पोटैटो में जो व्हाइट ग्रो होता है क्या वो बडिंग होती है? वो एक स्पेशल प्रकार की आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, जिसे ट्यूबर कहा जाता है। यस, उसे कहा जाता है ट्यूबर, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ेंगे तो इट इज ट्यूबर ऑफ पोटैटो, है ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ बड है ये। यस सर, अमीबा इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? दोस्तों अमीबा जो है इट इज यूकैरियोटिक, क्योंकि उसमें हमने क्या बनाया, ये अमीबा है इरेगुलर और इसमें न्यूक्लियस बनाया। प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थोड़ी होता है प्रोकैरियोट में, ये तो आपका क्या होगा, यूकैरियोट होगा, करेक्ट। सर व्हाई ईस्ट इज केप्ट इन फंगस कैटेगरी एज इट इज यूनिसेलुलर? दोस्त ये फंगस इसीलिए है क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है ना, ये काइटिन की बनती है, राइट। तो इसकी सेल वॉल का नेचर जो है, जितने भी फंगस होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनती है, तो इस वजह से इसको जो है फंगस में रखा गया है। एंड फंगस जो है उसका एक्सेप्शन है आपका ईस्ट, क्योंकि फंगस यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर एक्सेप्शन है ना, लेकिन इसमें काइटिन की सेल वॉल होती है, तो इसीलिए इसको कहां डाला गया, आपके फंगस में डाला गया। जैसे अगर आप बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी होती है, आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की, आप आगे चल के पढ़ेंगे। प्लांट की सेल वॉल जो होती है किसकी होती है, आपकी सेल्यूलोज की होती है। अगर एनिमल की आप बात करें तो एनिमल में आपकी सेल वॉल नहीं होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती है। एंड काइटिन की सेल वॉल होती है आपके फंगस में, तो जो ईस्ट है इसमें भी आपकी काइटिन की सेल वॉल है, इसलिए इसको बाकी फंगस के साथ रख दिया है ड्यू टू काइटिनस सेल वॉल। ठीक है, केमिस्ट्री आप करा दीजिए, केमिस्ट्री का ट्राई करते हैं भाई, एकदम मैराथन ले लीजिए, ले लेंगे। अभी मैंने कुछ आपके लिए यूट्यूब पे सेशंस बनाए थे लास्ट ईयर, वो सेशंस भी मैं डलवाना स्टार्ट करूंगा, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई मारी GF बन सकता हो के? मनीष कुमार भाई अभी बहुत टाइम है ना, अभी आपको बहुत रुकना चाहिए, ठीक है। सर हाफ ईयरली 1 वीक में है, प्लीज हेल्प, टिप्स दे दो। देखो भाई मैं टिप्स दे देता हूं, यस टिप्स ले लो, और ये टिप्स आपके बड़े काम आएंगी, क्योंकि ये जो टिप्स है आजमाई हुई टिप्स है। 3 4 5 टिप्स बता रहा हूं, अपने कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई, कॉपी में नोट कर लो कि जब भी आप किसी सब्जेक्टिव पेपर को दो, सब्जेक्टिव मतलब जिस पेपर में लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू सॉल्व करना, सब्जेक्टिव मतलब लिखना। जब भी आप कोई सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, सबसे पहले तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। एग्जामिनर का दिमाग बहुत खराब होता है जब आप आउट ऑफ सीक्वेंस जाते हो। समझ लीजिए आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4th क्वेश्चन नहीं आया, उसके लिए गैप छोड़ सकते हो, फिर आपने सॉल्व किया 17th, फिर आपने सॉल्व किया 19th, फिर आपने सॉल्व किया 23rd, फिर आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5th, फिर आपने सॉल्व किया 5th के बाद 7th। एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर ही पलटता रह जाएगा, 1 2 3 के बाद सीधा 17, फिर 19, फिर 23, फिर दोबारा 5। एग्जामिनर का हो जाएगा दिमाग खराब और वो पूरा का पूरा गुस्सा निकालेगा आपके आंसर शीट के ऊपर।
सीधा आपके नंबर ही उड़ा देगा। जितने नंबर आप डिजर्व कर रहे होंगे उससे कम नंबर देकर आपको घर भेज दिया जाएगा। इसीलिए मेरे भाई जब भी किसी भी पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर अटेम्प्ट दैट इन सीक्वेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यूज फ्लो चार्ट्स। आप जब उसी भाषा में चीजें लिखेंगे जैसी बाकी बच्चों ने लिखी हैं तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें, आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करें। डायग्राम्स में कोशिश करें कि लेबलिंग आप पेन से करें और डायग्राम बनाएं आप पेंसिल से। तो एक प्रॉपर जब ओरिएंटेशन में चीजें दिखाई देती हैं एग्जामिनर को तो वो ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जब भी आप कोई आंसर लिखे, हर आंसर लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़े और उसके बाद आप दूसरा आंसर लिखना स्टार्ट करें। फिर 2 लाइनें या 3 लाइनें छोड़ें, उसके बाद अगला आंसर लिखना स्टार्ट करें। इससे आपकी कॉपी बहुत अरेंज्ड दिखती है और कई बार आप पास आंसर लिख देते हो तो एग्जामिनर को लगता है एक ही आंसर है और एक ही को आंसर के नंबर मिलते हैं आपको। लेकिन जब आप अलग अलग लिखोगे तो इस आंसर का अलग नंबर मिलेगा, इस आंसर का अलग नंबर मिलेगा, इसका अलग नंबर मिलेगा। ये आपको सीखने को यहां से मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें, नेवर स्किप अ क्वेश्चन। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी लिखकर आ जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो भी आपको चाहे आधा मार्क मिले चाहे 1 मार्क मिले, मार्क मिलेगा। तो कभी आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आया, जस्ट फॉर रेफरेंस जेनेटिक्स का कोई क्वेश्चन आया, रिप्रोडक्शन का कोई क्वेश्चन आया, अब रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आया और आप चाहे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी लिखकर आए हैं 2 लाइन में, अब मान के चलिए आपको कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर देगा खुश होकर, चाहे आधा नंबर ही क्यों ना दे, और ये आधा नंबर कहीं और काम आ जाता है। जो क्वेश्चन आपका सच में खराब हुआ है वहां पर ये आधा नंबर सप्लीमेंट करने को मिलता है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन हमेशा सारे सीक्वेंस में अटेम्प्ट करिएगा। फ्लो चार्ट बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम पेंसिल से बनाइएगा, पेन से उसकी लेबलिंग करिएगा, आंसर्स के बीच में गैप छोड़िएगा एंड नीट अंडरस्टैंडेबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। झंडे नहीं गाड़ने हैं कि राइटिंग बड़ी सुंदर सुंदर लिख दी। लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो डोंट ट्राई टू क्रिएट अ न्यू राइटिंग। घसीटना नहीं है एकदम राइटिंग को, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझने लायक हैंडराइटिंग होनी चाहिए, आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे अपनी लैंग्वेज में, यूज योर ओन लैंग्वेज। किताबी भाषा हर बच्चा लिख करके आएगा, टीचर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर आप अपनी लैंग्वेज में जवाब लिखते हो टीचर को यह बात बहुत लुभाती है, बहुत अच्छी लगती है और आपकी अपनी लैंग्वेज की कद्र भी होती है। तो अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आइए। इन सारे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे, ट्रस्ट मी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और मैंने सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस हमेशा फोड़े हैं। मैं आपको अपना अगर स्कोर बता दूं, मास्टर्स में, इन माय मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, दैट टू फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी ऊपर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेरे मास्टर्स फाइनल सेमेस्टर में ये मार्क्स थे। मतलब लोगों के 10वीं में भी इतने नंबर नहीं आते, 12वीं में भी इतने नंबर नहीं आते, इतने मास्टर्स में मेरे मार्क्स थे। And I was the unsurpassed university topper, gold medalist. In my graduation also, I was the university topper. 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस थे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर और उस पूरी यूनिवर्सिटी में मैं आपका टॉपर था। यस, तो डिपेंड करता है कि आपकी लिखने की स्टाइल क्या है, क्योंकि उस टाइम पर मैं और भी काम कर रहा था अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैंने पेपर को जो है ठीक से अटेम्प्ट करना कभी नहीं छोड़ा। यस, तो अल्टीमेटली यू कैन बिकम अ टॉपर। अगर आपको नॉलेज है और लिखना आप बहुत अच्छा सीख गए, प्रेजेंट अगर आप बहुत अच्छा करना सीख गए, आपको कोई नहीं हरा पाएगा, है ना, ट्रस्ट मी। तो ये जो लिखने की कला है, ये जेन्युइनली इट इज अ स्किल, इसे मैं कला ही बोलूंगा, कुछ और नहीं है। अगर कोई बच्चा आपसे कम जानता है, आपसे कम नॉलेजेबल है, लेकिन लिखने की कला अगर उसमें आपसे ज्यादा बेहतर है तो वो आपसे ज्यादा नंबर लेके आएगा किसी भी दिन। इस बात को समझिए, नॉलेज का और नंबर लाने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप में नॉलेज है आप अच्छे नंबर लेके आओगे, लेकिन कोई आपसे थोड़ी कम नॉलेज वाला आपसे ज्यादा नंबर ला सकता है, हमेशा इस बात को याद रखना। अगर आप में नॉलेज है, कोशिश करो कि आप प्रेजेंटेबिलिटी भी लेकर आओ, आप अपना पेपर बहुत अच्छा प्रेजेंट करो। अगर ये आप कर गए तो आपके 100 नंबर आराम से आ जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप 10th का पेपर जो है फोड़ डालोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मेरे दोस्त दिशांत, मैंने एक साइंटिस्ट के तौर पे भी काम किया है और अभी भी मैं अपनी रिसर्च को कर रहा हूं एट अ सर्टेन लेवल। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, आपको भी बताते रहेंगे क्या क्या किया है ना। जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, अभी तो आप 10th क्लास में हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएंगी, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, जब आप 11th 12th में आओगे, 12th पास करोगे, तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत लंबे टाइम के लिए है। तो उस दौरान आपको पता लगेगा कि क्या क्या गुरुजी की अचीवमेंट है और गुरुजी आपको आगे क्या क्या देने वाले हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। 10th तो हमारी सिर्फ शुरुआत है, 11वीं 12वीं में, उसके बाद भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं वो आपको अभी कुछ टाइम बाद ही आइडिया लगेगा, तभी आप समझ पाओगे। यस, चलो मेरे भाई, आज का कंटेंट
यही समाप्त करते हैं। अब थोड़ी बहुत और चीजें रहती हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, रीजनरेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, टिश्यू कल्चर क्या है। ये 5 टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ये 3 टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे एंड देन दिस चैप्टर वुड बी ओवर। ऑलराइट, चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और कभी भी एक्स्ट्रा क्लास का मेरे पास टाइम होगा या आपको जरूरत होगी, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद यू। तो पिछले वीक से 3 एक्स्ट्रा क्लासेस हो चुकी हैं। अब इस वीक आपकी और कोई क्लास में नहीं रखूंगा, आपको और परेशान नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीक जब भी हमारी क्लास होगी, वी विल ट्राई टू टेक अ लॉन्गर क्लास, जिससे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एटलीस्ट खत्म कर दें, और उसके बाद 2-3 लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी टाइम पर होगी, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे। तो थर्सडे को आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।